पंचम दा जो है वो रिदम भी चेंज कर देते थे गानों के अंदर। वो आलम भी तो ये पोटामेंटो अजब होगा। काफी साल तक उनको बाद में गाने नहीं मिल रहे थे, फिल्म नहीं मिल रही थी। रिकॉर्डिंग कंपनीज ने उनका बायकॉट कर दिया था। लोगों ने उनको श्रापित म्यूजिक डायरेक्टर समझना शुरू किया कि अरे यार ये मनहूस है, ये क्या हुआ, ये कौन सा प्रश्नवाचक संज्ञा हो गई है। कैसे हुआ विस्मय, कब हुआ। आप म्यूजिक सीख सकते हैं, गाना सीख सकते हैं, रिदम सीख सकते हैं, पर किसी कंपोजिशन को सीखना असंभव है। ट्रेंड चेंजर क्या होता है, ट्रेंड सेटर क्या होता है? ट्रेंड सेटर होता है कि गुलजार साहब जब लिखते हैं तो वो नॉर्मली नज्म टाइप ही होता है जिसके अंदर कोई मीटर नहीं होता। गुलजार साहब के जितने भी वो गाने हैं, पंचम दा ने वहां से उसको आगे बढ़ाया। ओ ला 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 रे, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ। नमस्कार मित्रों, हमारा जो पहला पॉडकास्ट रिलीज हुआ था 8 जून को, तो 8, 9, 10 दिनों में ही इतना अच्छा रिस्पांस आया और काफ़ी लोगों ने लिखा कि इसका सेकंड पार्ट कब आ रहा है, या विनीत सर की किताब कौन सी है वो हमें बताओ, या उनके लेख भेजो। और सभी की बस एक ही डिमांड थी कि उनका अगला कब आ रहा है। तो आप लोगों के ने हमको एक अलग ही उत्साह दिया है, तो हमने तुरंत एक निर्णय लिया कि विनीत सर का के पास जो अथाह ज्ञान है संगीत का, वो सब तक पहुँचाएँ। और चूंकि वे पंचम दा के असिस्टेंट रहे हैं 10-12 साल, तो यदि पंचम दा के बर्थडे पर ये शुरुआत हो तो वो सोने पे सुहागा का काम करें। तो मैं आज विनीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आप मेरे लिए ओएसिस स्टूडियो के लिए आप ने अपना समय निकाला। तो हम आज पूरा पंचम दा पर पूरा शूट करेंगे, ताकि पंचम दा के बारे में जो ऐसी कही या जो जानकारी नहीं है लोगों को, वो उनको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद प्रज्योत जी, और सारी ओआईसी की जो टीम है उनका भी मैं आभारी रहूँगा। पिछले पॉडकास्ट को बड़े सुंदर तरीके से आपने पेश किया था, प्रस्तुत किया था, तो मैं भी बड़ा अभिभूत हूँ। पंचम दा की 87th जन्मतिथि आ रही है। यदि वो होते तो 87 ईयर्स के होते। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं उनका असिस्टेंट कभी नहीं रहा, और ना मेरी हैसियत, ना औकात, ना सामर्थ्य इसका। मैं तो एक अति 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 जूनियर, जिसको कहते हैं कनिष्ठ अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु। जो भी म्यूजिशियन उस जमाने में आते थे, तो या तो वो बड़े एस्टेब्लिश थे तो आते थे, या नीचे से शुरू, जनरली नीचे से ही जो हायरार्की है, तो आप नीचे से शुरू करते हैं। उसके लिए आपको हिंदी सिने म्यूजिक का मीडियम समझना पड़ेगा। पंचम दा ने स्वयं भी उसी रास्ते को अपनाया था। वो भी डायरेक्ट पैराशूट बन के नहीं लॉन्च हुए थे। उन्होंने भी पहले एस.डी. बर्मन साहब को असिस्ट करना शुरू किया, अपने फादर को, जो कि दिग्गज कंपोजर थे। ये जो आमद होती है ईश्वर की, इसको कहीं सीखा नहीं जा सकता। कंपोजिशन को आप म्यूजिक सीख सकते हैं, गाना सीख सकते हैं, रिदम सीख सकते हैं, स्वर सीख सकते हैं, पर किसी कंपोजिशन को सीखना बड़ा असंभव है। वो भगवान की तरफ से एक आपको तोहफा है, उपहार है, एक नैसर्गिक भेंट है। वो आपको अचानक आती है, कौंधती है और चली जाती है, और उसकी एक सीमा भी रहती है। कुछ सालों तक जागृत रहती है, कुछ सालों के बाद नहीं रहती है। सामान्यतः ये देखा गया है कि जो लोग इस विधा से ईश्वर जिनको नवाजता है, उनके अंदर भी ये कुछ सालों तक रहती है विधा। उसके बाद वो बहुत जब अतिरिक्त दोहन करते हैं तो वो धूमिल होने लगती है। सभी के साथ होता है। तो सर मतलब पंचम दा के बारे में अपन ने यह पॉडकास्ट अपन शूट कर रहे हैं, 100% अपने को उन पे ही बात करनी है। और चूंकि हम लोग असिस्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने उनके साथ में 10-12 साल काम किया है, तो उनके किसी एक मतलब उनके तो बहुत सारे असिस्टेंट होंगे, उसमें एक आप भी थे, और किसी एक वस्तु विषय को देखते थे। तो शुरू में तो मैं पंचम दा के बारे में यही जानना चाहूँगा कि पंचम दा जो है उन्होंने किन से सीखा, क्योंकि वो उनके बारे में कहा जाता है कि वेस्टर्न म्यूजिक से बहुत वो थे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी उन्होंने शास्त्रीय संगीत का जी सबसे पहले सीखना हर संगीत प्रेमी के लिए, चाहे वो कराओके सिंगर हो आज के या एस्टेब्लिश सिंगर हो, वो ये मान लें कि सबसे पहले आपको ताल सीखनी पड़ेगी। तो पंचम दा ने भी ब्रजेंद्र विश्वास जी से
तबले की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करी। बाद में शांता प्रसाद जी जैसे दिग्गज तबला वादक भी उनके गुरु रहे। अली अकबर खान साहब से सरोद की उनने शिक्षा ली, तो सरोद बजाने से उनको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में मालूम था, आइडिया था, और हिंदुस्तानी क्लासिकल के जो बेसिक थाट्स हैं वो उनको मालूम थे। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 10 थाट होते हैं, तो 10 थाटों की उनको भली भांति जानकारी थी। उसको वोकल गाएंगे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पंडित नहीं थे, बट आदमी सभी को जानकारी होती है। यहाँ भी कई लोगों को जानकारी होगी कि पीलू क्या है, कल्याण क्या है, यमन कल्याण क्या है, भैरवी क्या है, ऐसे थाट सबको मालूम होते हैं, बिलावल क्या है। तो ये जो प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने ली उसका उनको बाद में अपने कैरियर में बहुत फायदा हुआ। सर जैसे मैंने जहाँ तक सुना है कि एस डी बर्मन साहब ने जो फिल्म फंटूश बनाई थी, आई थिंक वो 50s के 2-4 साल बाद की होगी, तो उसमें एक गाना था, ये मेरी टोपी पलट के, तो कहते हैं संगीत वो पंचम दा का था। तो मतलब इतनी कम उम्र से 12-13 साल की उम्र से उन्होंने मतलब संगीत में असिस्टेंट बन चुके थे। जी, वो उनको आमद आने लगी थी। प्यासा में भी उनका एक गाना था, वो जो सर जो तेरा चकराए, वो भी पंचम दा का। हाँ, या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे। तो ये जो थी, तो होता क्या है कि जैसे सभी म्यूजिक डायरेक्टर के यहाँ, इन्हीं का उदाहरण दें सचिन देव बर्मन जी का, तो उनके यहाँ जो म्यूजिक असिस्टेंट थे उसमें ये भी थे शामिल। अब दादा ने एक मुखड़ा बनाया, उस मुखड़े को एक्सटेंड इनने भी किया, इनने भी किया, उनने भी किया, तीनों का मिला के या तो उसकी कटिंग फिक्स करके वो मुखड़ा फाइनल हुआ। अप्रूवल फाइनल तो कंपोजर का ही रहेगा। अब दादा ने कहा इसको, इस मुखड़े पे एक अंतरा आप बनाइए, एक आप बनाइए, एक आप बनाइए। तो 3 लोगों ने अपने अपने तरीके से अंतरे बनाए, पंचमदा ने भी बनाए। तो वो तो उनको आमद होने लगी थी म्यूजिक कंपोजिशन की, क्योंकि स्वर रचना कंपोज करना ही, मैंने जैसे पहले कहा कि वो ईश्वरी देन है। और उसके बाद उनने उसको बना के उन रचनाओं को उस पर्टिकुलर फिल्म के उस सिनेमेटोग्राफिकली किस सीन में, किस नैरेटिव में वो गाना होना चाहिए, ये उनको मालूम था कि इस सीन के लिए हमको ये गाना उपयुक्त होगा। अब जैसे सर जो तेरा चकराए की आपने बात करी, अब यदि डायरेक्टर ने बता रखा है गुरुदत्त जी ने कि यहाँ एक तेल मालिश का गाना है, तो वो स्वाभाविक रूप से भैरवी और पीलू पे तो होगा नहीं, और शिवरंजनी पे, तो वो एक मालिश वाला गा रहा है तो कैसे गाएगा। और उसमें कॉमेडी का भी पुट डालना है, क्योंकि ये कंपोजर को मालूम है कि कॉमेडियन पे अल्टीमेटली शूट हो रहा है। तो आजा प्यारे पास हमारे कैसे होगा, और उसमें चंपी की भी आवाज़ आएगी, और ये सब आएगा। तो ये हास्य प्रधान यदि गाना है, तो हास्य प्रधान गाने की कंपोजिशंस कैसी होगी। तो ये उनकी योग्यता थी, उनने इस किस्म के असिस्ट किया। और ज्वेल थीप में तो काफ़ी उनने असिस्ट किया, बहुत सारी फिल्मों में उनने गाने अपने, जैसे ज्वेल थीप में वो गाना है जो पहली बार एक ही सिंगर की 2 वॉइस पे रिकॉर्ड हुआ, बैठे हैं क्या उसके पास, मेरी तरफ देखिए। ये गाना आशा भोसले जी ने गाया है, और एक ही ट्रैक पे 2 सिंगरों की आवाज़ है। लोगों को बहुत दिनों तक लगता रहा कि ये 2 डिफरेंट सिंगर हैं, पर नहीं, वो आशा भोसले जी की ही आवाज़ में वो कैबरे सॉन्ग है। तो वो तो पंचमदा का है पूरा गाना। ऐसी ज्वेल थीप का जो पिछली बार आपने बताया था कि वो आइडिया उनका है। ऐसी ज्वेल थीप का जो हम कभी आगे कवर करेंगे इंस्पिरेशन को, कि ज्वेल थीप का जो गाना है ये दिल ना होता बेचारा, वो उसके पहले बहारें फिर भी आएंगी में दादा रिकॉर्ड कर चुके थे रफी साहब पे, पर उसकी बेसिक ट्यून इंस्पायर्ड थी ब्रिज ऑन द रिवर कोई से, वो एक परेड मार्चिंग सॉन्ग था, तो वो इंस्पिरेशन थी। हम कभी लेंगे इस टॉपिक। मैं उसी सब्जेक्ट पे आ रहा था जी, कि सर मैं जहाँ तक मेरे को समझ में आता है कि हमारे यहाँ लोग के जो, बल्कि जो संगीत के जानकार हैं वो भी बहुत कहने का मतलब कि बहुत पूर्वाग्रह से ग्रस्त है कि यदि मान लो एक क्लासिकल कोई बंदिश है, कोई राग मालकौंस की पूरी बंदिश ऐसी की ऐसी उठा के यदि गाना बनाया गया, तो उसको चोरी नहीं कहा जाता है, उसको लोग उसको नहीं, उसको बोलते हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। ऐसे किसी लोकगीत को उठाया तो वह अपने लोकगीत, और वो हिट भी, ज़्यादातर लोकगीत हिट ही होता है क्योंकि वो जन जन से निकली हुई चीज़ है। लेकिन यदि विदेश से कोई गाना लिया और उस पर इम्प्रोवाइजेशन किया तो उसको चोरी कहा जाता है। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये खास इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि पंचमदा के ऊपर ये ज़्यादा लगता है। मैंने अभी अन्नू कपूर का इंटरव्यू सुना तो उन्होंने भी इस तरीके का वापरा था, तो मुझे बड़ा बुरा लगा था। मैंने कहा यार ये भी आधी अधूरी बात कर रहा है, और वो इसी बात पे तारीफ कर रहे थे। मैं संगीतकार का नाम नहीं लूंगा, जैसे
कि ये फला राग से मन तड़पत उठाया या ये उठाया, क्या बात है, वाह क्या बात है। तो जब बाहर से आया तो फिर वहां भी तो वाह क्या बात होना चाहिए। इसको हम कहेंगे इंस्पिरेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन। आपने इंस्पिरेशन क्लासिकल राग से ली, किसी राग के स्वरों से ली। अब जैसे हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, ये केदार राग पे आश्रित है। हमारे जो राग हैं वो प्योर राग पे गाने फिल्मी बन ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी बंदिशें हैं। बंदिशें हैं यानी ये स्वर नहीं लगेगा, यही लगेगा, ये बंदिश है उसमें। ऐसा करेंगे तो जैसे आप बड़ी आम चलताऊ भाषा में मैं बोलूं कि आप नीट विस्की नहीं पीते क्योंकि जल जाएंगे, तो ऐसी नीट शास्त्रीय राग से आप फिल्मी गाना नहीं बनाते। उसमें मिक्स करते हैं, लिमिटेशंस है, डाइल्यूट करते हैं, उसमें दूसरे सुर भी लगा लेते हैं। अब जैसे मेरे नैना सावन भादो, ये दो रागों का मिश्रण है, एक लाइन भूपाली पे है तो एक शिवरंजनी पे है। और इन रागों में चाहे मदन मोहन जी हैं या ओपी नैयर साहब हैं, कोई भी है, तो किसी भी कंपोजर ने हूबहू राग पे काम नहीं किया है, उसको मिश्रित किया है और उसको फिल्मी तरीके से उसको ढाला है। अब रही बात इसकी जो आपने कहा चोरी की, तो चोरी तो ये भी मीटर की चोरी है। यदि आपने शास्त्रीय मन रे तू काहे न धीर धरे या छूलेने दो नाजुक होठों को, तो ये सब तो शास्त्रीय रागों से है, तो ये भी चोरी है। इनके मीटर आपने लिए हैं वहाँ से, इनके मीटर बेसिकली आपने राग से लिए हैं। फोक संगीत से भी आपने मीटर लिया है, जैसे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, इक्के वाले रे इक्के का पर्दा खोल दे। नौशाद साहब के भी बहुत सारे यूपी के फोक हैं। तो ये आप अपनी संस्कृति को लेते हैं तो आप समझते हैं वो आपके ग्रैंडफादर की है, और यदि किसी बाहर की संस्कृति से लेते हैं तो उसको चोरी मानते हैं। सर जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया ये दिल ना होता बेचारा का, कि वो बाहर से उठाया गया, लेकिन वो सिर्फ एक मीटर, वो हिस्सा बताइए कि वो कौन सा हिस्सा लिया, फिर बाद में इनका इंस्पिरेशन। जैसे उसमें ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिल्म है। अब उसमें ये परेड थीम है, तारा तारा टा 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 तारा तारा टा 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 तारा तारा टा 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 तारा। तो ये एक मीटर लिया आपने कि इस पर कैसे गाना बना है। आपने उस हूबहू उस मीटर को ना लेके थोड़ा सा ये दिल ना होता बेचारा, आपने ये बेसिक आइडिया लिया कि यहाँ से हम आइडिया लेके इसको कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर आपने उसको फिल्म संगीत में डाल के उसकी डेकोरेशन की। रफ़ी साहब के बाद जब किशोर दा की आवाज़ में गीत रिकॉर्ड हुआ तो आपने उसमें यूडल भी डाल दिया और बहुत सारी चीज़ें डाल दी। तो ये इंस्पिरेशन से आपने एक मुकम्मल गाना बना दिया है। तो हम मूल टॉपिक पे वापस आते हैं, मूल प्रश्न की चोरी नहीं है। जैसे मैंने ये कोट पहना है, मेरे दादाजी के दादा कोट नहीं पहनते थे, वो धोती कुर्ता पहनते थे। मैंने ये पैंट पहना है तो मेरे दादाजी के परदादा भी धोती पहनते थे, बेल्ट भी नहीं था। उन जमाने में टॉयलेट भी हमारा जो था वो आज हम शायद हम में से कोई उस टॉयलेट में नहीं जाता, सबके वेस्टर्न कमोड सिस्टम है। तो यदि हम माने इंस्पिरेशन तो हमारे किचन में भी है, बाहर से डाइनिंग टेबल में हम खाना खाते हैं पर खाते हाथ से हैं। तो वो इंडियन खाते हैं हम रोटी सब्जी, पर खाते तो डाइनिंग टेबल पे, वहाँ हम फोर्क भी रखते हैं, नाइफ भी रखते हैं, टॉवल भी रखते हैं। तो अच्छी अच्छी चीज़ों को लेने में क्या बुराई है। हमने बहुत सारी चीज़ें ली, उसको इम्प्रोवाइज किया कि बच्चा भले विदेशी है पर उसका लालन पालन देशी तरीके से हुआ। उसके अंतरे सारे इन्हीं ने बनाए कंपोजर्स ने। एक प्रकार का वो इम्प्रोवाइजेशन ही है ना, इम्प्रोवाइजेशन। अगर राग का कर रहे हो इम्प्रोवाइजेशन तो वहाँ को ये वेस्टर्न म्यूजिक का हुआ। हाँ, और हमारी फिल्में इस किस्म के नैरेटिव को लिए रहती हैं। एक तो हमारे यहाँ साल में 20-20, 25-25 फिल्में एक कंपोजर ले लेता था। लक्ष्मीकांत जी लेते थे, आर.डी. बर्मन साहब लेते थे। इतनी फिल्मों में एवरेज हर फिल्म में यदि 6 गाने हैं तो आपको 120 ट्यून्स अलग अलग सिचुएशंस पर कंपोज करनी है। तो क्या ज़रूरी है कि सारी सिचुएशन फोक सॉन्ग बेस्ड हो या सारी सिचुएशन क्लासिकल बेस्ड हो? इट्स नॉट पॉसिबल। आपका हीरो है, वो विलेन का पीछा करते हुए कैबरे देखने भी जा रहा है नाइट क्लब में, तो वहाँ क्या होगा? या यदि वो बैलगाड़ी में जा रहा है और वहाँ, या वो कहीं सफ़र कर रहा है और एक कारवां जा रहा है, फॉर एग्जांपल कारवां का ही गाना था, वो मेरी मदर का बुंदेलखंडी गाती थी, उनका था नहीं गाना पर वो बुंदेलखंडी में गाती थी। वो है, अरे हो सैया गए परदेस रे, गुइया काहे रोए। गुइया यानी सहेलियाँ,
तो गुइया बुंदेलखंड का एक शब्द है कि गुइया का है रोए सैया गए परदेश रे, ये बुंदेलखंडी गाना है। अब आपने इसको डेवलप कैसे किया कारवां में वो मालूम है सबको, अरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे, और आपने उसको इम्प्रोवाइज किया हो ला 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 ला, ये तो बुंदेलखंडी सॉन्ग है। पर पंचम दा ने वहां से उसको आगे बढ़ाया, ओ ला 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 रे हे ओ ला 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 रे ला ले। अब देखिए कटिंग, ला रे ला रे ला 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 ले, फिर वापस फोक अरे हो। अब वो आपकी शूटिंग में वो आपने स्क्रीन प्ले में लिख रखा है कि कारवां बैलगाड़ी पे जा रहा है, तो वहां जैज नहीं चलेगा, रॉक नहीं चलेगा, ब्लू नहीं चलेगा, तो वहां इसी किस्म की चीज चलेगी। वो आपके नैरेटिव में जम रहा है, आपकी स्क्रीन प्ले पे जमता है। इसीलिए शायद आपने कहा था कि नाट्य शास्त्र का पंचम दा जी हाँ, नाट्य शास्त्र का पंचम दा को बहुत नॉलेज था ना। एस.डी. बर्मन साहब को बहुत था, चूंकि वो तो विरासत में था उनको नाट्य शास्त्र। वो चूंकि त्रिपुरा राजघराने से थे, उनके सदस्य थे, नवदीप चंद्र बर्मन जी के सुपुत्र थे, तो वो उनको नाट्य शास्त्र भली भांति मालूम था। अब यदि आपने बोला है तो अब जैसे ये क्या हुआ, कितना बढ़िया उदाहरण है। ये क्या हुआ, ये कौन सा प्रश्नवाचक संज्ञा हो गई है। कैसे हुआ, विस्मय, कब हुआ, इसमें आप उससे प्रति प्रश्न पूछ रहे हैं, कब हुआ, क्यों हुआ, एक्सप्लेनेशन, क्यों हुआ है, जो हुआ कि चलो छोड़ो, तो ऐसे करते जाएंगे आप। तो हाँ, तो आप उसमें जाएंगे कि विदासवाचक भी है, तो कितनी संज्ञाएं उसमें आ जाती हैं व्याकरण की। तो ये नाट्य शास्त्र है। ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, यदि मैं कंपोज करता हूँ ये क्या हुआ, नहीं, उसको हमको ऐसे करना, ये क्या हुआ, तो हमको लगना चाहिए कि ये प्रश्नवाचक है। कैसे हुआ में लगना चाहिए प्रति प्रश्नवाचक है। कब हुआ में लगना चाहिए ये आपका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये सब तो आना ही चाहिए पड़ेगा आपको, और नहीं तो आप जैसे आप ज्वेल थीफ का रात अकेली है, बुझ गए दिए, उसमें भी नाट्य शास्त्र है। तो रात अकेली है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि रात अकेली है, अकेलापन लगना चाहिए। हाँ, म्यूजिक से सपोर्ट किया आपने। अब इसमें चूंकि आपको सेंसुअलिटी, जिसको हम कहेंगे उर्दू में हवस, हिंदी में कहेंगे एक वासना, या आप इसको लस्ट कह सकते हैं इंग्लिश में, तो वो बढ़ता है ग्रेजुअली। तो बर्मन दा और मतलब ये तो दोनों बाप बेटे। सर ऐसे ही मैं पूछना चाहूंगा, जैसे मेरे को लगता है जैसे आपने निकाला तो हमको याद आया कि अनामिका का जो गाना है बाहों में चले आओ, तो उसमें जैसे उसका हाई नोट लगता तो हाँ। अब ये देखिए, ये आपने पूछा तो मैं पहले रात अकेली का टॉपिक अपन कभी और लेंगे, क्योंकि वो ग्रेजुअली हर स्वर पे बढ़ता है। रात अकेली यदि सा पे है तो बुझ गए दिए, दूसरी लाइन रे पे है, फिर गा पे आएगी, फिर माँ पे आएगी, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा ग्रेजुअली। संगीत भी बढ़ते जाएगा, ऑर्केस्ट्रेशन भी बढ़ते जाएगा, और सिंगर की वोकल डायनेमिक्स भी बढ़ती जाएंगी। वो एकदम लो हस्की वॉइस से गाएगी, और आखिर में जो भी चाहे कहिए एकदम लाके लाउड करेगी। तो नाट्य शास्त्र है। अब आपने कहा बाहों में चले आओ। अब हमारे यहाँ कंपोजर काफी समय तक मानते रहे कि जो संगीत के इंस्ट्रूमेंट है वही प्रोड्यूस कर सकते हैं म्यूजिकल साउंड। अब इसमें जैसे एक सिबिलेंट वॉइस है, जिसको हम कह सकते हैं फुफकारती आवाज, जैसे सांप की होती है, हिस्किंग, न न न न न ने न न न न न रे न रे न न न न रे न न ने न रे न न ने न न न न रे न न न न रे न न न ने न न न। ये जो है, ये आशा भोसले जी ने किया है। हाँ। ये किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं निकली है। अब लोग सोचेंगे कैसे निकाली और क्यों निकाली, इसकी जरूरत क्या थी। इसकी जगह वो सैक्सोफोन भी कर सकते थे, कर सकते थे, कटिंग फ्लूट से कर सकते थे, मैंडोलिन से कर सकते थे। पर ये बड़ा अच्छा लगता है, शीकी शीकी शीकी। ये प्रयोग उनने अनामिका के पहले आर.डी. बर्मन साहब ने उसमें ऑलरेडी कर दिया था, हीरा पन्ना में, बहुत दूर हमें जाना है। उसका जो अंतरा है, डा 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 डे डा टे रा रे डा 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 रे टर टर रा रे दा रे तारा तारा, बहुत दूर हमें चले जाना है। तो ये प्रयोग किया आपने, ये नॉन म्यूजिकल साउंड है, ये किसी इंस्ट्रूमेंट से भी निकाल सकते थे, पर आपने ये एक प्रयोग किया कि हम ऐसा करके अपने गाने को उसको डेकोरेशन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि संगीत के बारे में फील भी बढ़ जाता है, भाव बढ़ जाएगा।
खेल खेल में भी किया, एक में एक तू में हाँ। गाना। सर मैं एक प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा था कि फला संगीतकार ट्रेंड सेटर थे और पंचम दा ट्रेंड चेंजर थे जी, क्योंकि ये प्रश्न जब लोगों को समझ में नहीं जब निकलेगा तो उसके बाद में तो इसके बहुत ब्रांचेस निकलेगी। तो मैं चाहूंगा कि शुरुआत में ये ट्रेंड चेंजर क्या होता है और ट्रेंड सेटर क्या होता है? ट्रेंड सेटर होता है कि आप जब इंडस्ट्री में आए, हिंदी सिने म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ मोनोफोनी युग समाप्त या चल रहा था। मोनोफोनी में क्या होता है कि जो वोकल लाइन है उसी मेलोडी पे ऑर्केस्ट्रा भी बज रहा है। काहे कोयलिया शोर मचाए रे, पीछे भी उसके तारे तारे टा टा रे टा टा रे, वो क्लैरिनेट पे ऐसा मोनोफोनी है, उसमें कोई पीछे मेलोडी पार्ट के पीछे कुछ नहीं है। फिर होमोफोनी आया, होमोफोनी में गायक के पीछे कॉर्ड्स हारमोनी आ गई, आपके हसीन रुख पे आज नया झिन चक चक झिन चक चक, ये आपका हारमोनी पार्ट आ गया, होमोफोनी हो गया, यानी आपकी दो साउंड आ गए। फिर पॉलीफोनी आ गया। शंकर जयकिशन जी जब आए तो उनने इस ट्रेंड को चेंज किया और सेट कर दिया अपने लिए। उनने एक सॉन्ग स्ट्रक्चर बना दिया कि हमारा जो सॉन्ग होगा, मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊं कि पहले हमारे यहाँ घर बनते थे तो यदि आपने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला तो पीछे आंगन तक दिखता था आपको, पर शंकर जयकिशन जी ने आके उसको विधिवत एक मैप बनाया कि पहले पोर्च आएगा, वरांडा आएगा, ड्राइंग रूम कहाँ आएगा, बेडरूम कहाँ आएगा, बाथरूम कहाँ आएगा, किचन कहाँ आएगा, स्टोर कहाँ आएगा, लाइब्रेरी कहाँ आएगी, बच्चों के सोने का कमरा कहाँ आएगा। तो ये एक उनने बना दिया, गाने का स्ट्रक्चर बना दिया। उस गाने के स्ट्रक्चर में शंकर जयकिशन जी ने इतना अच्छा डेकोरेशन किया और उसको सेट कर दिया, और कोई बुरी बात नहीं है, उन्होंने सेट किया। अब उनने सेट कर दिया कि ऐसा सेट कर दिया कि यदि आपने गाया आवारा हूं तो जब तक आप उसका ब्रिज ल्यूट नहीं गाएंगे तारा, तो तब तक दूसरी लाइन नहीं गाएंगे आवारा हूं। आवा या किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशा तारा करते ही लोग अंताक्षरी में, हाँ, डडा 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 रा तारा ऐसा करते हैं वोकल, क्योंकि गानों के बीच में जो आपने काउंटर मेलोडीज जोड़ी हैं वो दो वोकल लाइन को पुल एक ब्रिज बन गई है, मगर उसके वो होता नहीं है। तो उनने ऐसी चीजें जो एस्टेब्लिश करी, या उनने एस्टेब्लिश किया कि हम गाने का अंतरा कट करेंगे जिसको हम क्रॉस लाइन बोलते हैं, और वापस साइन लाइन मुखड़े पे कैसे आएंगे, तो इसके बीच में स्विंग का एहसास होना चाहिए। ये चांद खिला नारे न, जैसे नारे नारे नारे, ये तो स्थाई हो गया, मुखड़ा हो गया। तो हम जैसे शंकर जयकिशन जी को इस कंटेक्स्ट में लेंगे क्योंकि हम पंचमदा पे बात कर रहे हैं, पर जैसे उनने ट्रेंड चेंज किया। अब जैसे गाने का अंतरा बनाया ना 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 नारे ना 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 नारे 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 रे। अब ये जो स्वर है, मुखड़े का जो स्वर है, ये चांद खिला, उससे मिल नहीं रहा। तो यहाँ नाने नारे नारे नाने नारे नाने नारे नाने नाने दारे रे रे, एक अकॉर्डियन का ब्रिज ल्यूट डाला, डारा रा रा तरा तारा रा, ये चांद खिला, यहाँ से। अब ऐसे ही उनने इस सेट को सेट कर दिया, पर उनने सभी गानों में इसको चेंज नहीं किया। जैसे नने ने नारे नने ने ने ना, वर्ड्स पे मत जाइएगा, मैं आपको ट्यून बता रहा हूँ क्योंकि चमार की नजर जूते पे रहती है, तो मेरी नजर वर्ड्स की बजाय धुन पे रहती है। नाने नाने नने ने ने ना, दारे दारे दे 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 दा दे दारे दे 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 दा रा 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 रा। अब ये है ना, ये है सब कुछ सीखा हमने ना, सीखी होशियारी का आप अंतरा सुनेंगे। ऐसे कई गाने हैं, एक वो शम्मी कपूर जी का भी याद आ रहा है एकदम से, दुनिया वालों से द द दा दा रे ड दा रे ड, कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। अब उसमें भी देखिए न न न न न न न निया न 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 दर द दा रे रे रा त्रा रा 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 रा, दुनिया वालों से। तो आप मुखड़े पे आते हैं अंतरे से, तो कैसे आएंगे आप? एक रैंप चाहिए, नहीं तो गिर जाएंगे आप, बरांडे से सीधा कूदोगे लॉन में, तो आपको एक रैंप चाहिए ना। तो ये रैंप वगैरह, इसको जैसे ब्रिज ल्यूट हम कहेंगे। और फिर अगर जो
पंचम तो दा इनने सेट कर दिया। हाँ। ये उसी को चलते रहे, पर पंचम दा ट्रेंड सेटर नहीं, उनने अपना ट्रेंड सेट किया तीसरी मंजिल में। ओके, लोगों को लगने लगा दिस इज आर डी बर्मन म्यूजिक, और उस ट्रेंड को वो सर, वो चेंज करते पहला गए। ट्रेंड सेट किया वो क्या था, थोड़ा सा बताएंगे? पहला जो तीसरी मंजिल की यदि आप बात कर रहे हैं, उनने सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो यूरोपियन रिदम्स प्रचलित में थी, एक थी वॉल्ट्स। वॉल्ट्स को हम लोग दादरा से उसको कंपेयर कर सकते हैं, 6 मात्रा का दादरा होता है, तो वॉल्ट्स भी हम लोग उसको 3/4 कहते हैं। तो झिन चिक चिक झिन चिक चिक झिन चिक, तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, या इसी किस्म से आप गाते जाएंगे। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ये वॉल्ट्स हुआ है ना, ये यूरोपियन रिदम है। इस पे बॉल रूम डांस होता है, इस पे वॉल्ट्स कहलाता है ये। तो अब बॉल रूम डांस का हमने खूब प्रयोग किया, यूरोपियन रिदम्स ली, और उसको हम लोग उस जमाने में कॉपी पता नहीं क्यों नहीं मानते थे, वो भी कॉपी करी हमने। हमारे यहाँ उससे मिलता जुलता दादरा है। अब उसको यूरोपियन का एक रिदम है हमारे यहाँ पोल्का, झंचक 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 झंचक, इसको हम लोग 4/4 बोलते हैं, 2/4 4/4, उसकी 2 गुण 3 गुण स्पीड के हिसाब से। तो पंचमदा ने क्या किया, इसमें एक नया रिदम लेके आया, लैटिन अफ्रीकन रिदम, जिसको बोसा नोवा बोलते हैं। वो बोसा नोवा उनने ओ हसीना जुल्फों वालू में किया, ऐसे गानों में किया उनने। तो वो उनने एक नया ट्रेंड डाला। इसके पहले रिदम सुनी नहीं थी लोगों ने। फिर उन्होंने ब्रास, जो हमारे यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में बिग ब्रास नाम से एक विधा शुरू हो गई थी, और ये बिग ब्रास वहाँ अफ्रीकन नीग्रो लोग जो थे अमेरिका में, वो नाइट क्लब्स में बिग ब्रास के नाम से परफॉर्म करते थे। तो ये बिग ब्रास हमने इसमें, इसके पहले हमारे यहाँ किसी भी फिल्मों में इतना भरपूर ब्रास यूज नहीं हुआ जो तीसरी मंजिल में हुआ है। ड्रम्स इतना भरपूर यूज नहीं हुआ है जो तीसरी मंजिल में 2 गानों में ड्रम से शुरुआत हुई है। वो हसीना जुल्फों वालों में आपने सलमान खान साहब के फादर हैं, वो उस पे एक्ट कर रहे हैं, और वो ड्रम बजता है और रॉकी पे फोकस होता है, अंधेरे में कैमरा, वो हसीना जुल्फों वाली। फिर ये इस पे आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा पे जो लेस्ली गोडिनो साहब ने ड्रम बजाया, हमारे गुरु दिलीप नाइक साहब के गिटार के बाद में। वो जो ड्रम पीस है, तो वो आप 3 बार उसका रिपीट होता है। वो अपन पहली बार डिस्कस शायद कर चुके हैं, वो 3 बार क्यों करते हैं। तो वो भी एक तरह का नया चेंज था। विजय आनंद साहब डायरेक्टर थे, नासिर हुसैन साहब की फिल्मों में थे, तो उन्होंने कहा पंचमदा से कि भाई ये 3-3 बार क्यों रिपीट करा रहे हैं आप, एक बार हो गया इंट्रो, उसके बाद डायरेक्ट गाना क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं आप 3 बार कर रहे हैं, तो लोगों को लगेगा कि रील अटक गई है, लोग गाली देंगे पीछे मुड़ के जहां से प्रोजेक्टर वाले को कि क्या हो गया भाई, 3-3 बार ये पीस आप सुनेंगे। तो ये 72 बार का ये पीस है जो, तो उसमें ड्रम्स और गिटार का मिला लें आप, तो ये 3 बार रिपीट होता है। गिटार दिलीप नाइक सर का है, और लेस्ली गोडिनो जो हमारे फ्रैंको वॉस ड्रमर है, उनके ससुर थे, उनका है ये। तो एनीवे वो पंचमदा ने उनको म्यूजिकली समझाया कि यदि आपका हीरो इसरार कर रहा है आपकी स्टोरी में, हीरोइन को कह रहा है कि आप भी ज्वाइन करिए मुझे, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो वो बुला रहा है, अपील कर रहा है, तो एकदम एक अपील में वो मजा नहीं आएगा। तो 3 बार अपील करने दो उसको, और 3 बार उसको मना भी करने दो, आशा पारिक जी को। तो 3 बार अपील करेंगे और 3 बार हम करेंगे। तो एक नया तरह का ट्रेंड था ये। पर ये आपने हर ऐसा नहीं किया कि हर गाने में यही रखा, तो चेंज करते ये ट्रेंड उन्होंने पहला सेट किया, फिर खुद ही अपना नया ट्रेंड एक और सेट किया, तो वो ट्रेंड चेंजर हो गया। तो दूसरा फिर क्या किया उन्होंने प्रयोग? अब जैसे दूसरा उन्होंने किया कि हमारे यहाँ हिंदी सिने म्यूजिक में कभी भी अति मंद सप्तक को हम लोग बास बोलते हैं, BASS, उसको कई लोग बेस भी बोलते हैं, बेस गिटार बोलते हैं, बेस टोन पर है वो बास। एनीवे अपन बास बोले बेस बोले, साउंड एक ही है। खरज, अति खरज, अति खरज में आप मनुष्य के कंठ के नीचे है, वो आप कुछ स्वर रचना नहीं कर सकते। पर उसमें आपने देखा होगा होटलों में एक बहुत बड़ा वायलिन फैमिली में सबसे बड़ा डबल बास होता है, एक आदमी बो पहन के बजाता रहता था, डुम टुम टुम डुम टुम टुम, ये हमारा फाउंडेशन देता है गाने की रिदम को। वो जो चलता है वो डिंग 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 होटलों में, क्लब में, तो डबल बास हम लोग यूज करते थे हमारे पूर्ववर्ती म्यूजिक डायरेक्टर्स। पर उसमें चूंकि वो फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट है, यानी पर्दे नहीं होते,
अब ये म्यूजिशियन ही समझ पाएंगे इस बात को कि पर्दा यानी ये वाला पर्दा नहीं ड्राइंग रूम का, पर्दे यानी उसमें ऐसे फ्रेट नहीं होते, मुझे भी नहीं मालूम उसका हिंदीकरण क्या होगा, पर्दा ही सुना है मैंने, फ्रेट सुना है। तो उसमें आप कोई स्वर रचना नहीं बजा सकते उसमें, क्योंकि उसमें पर्दे नहीं हैं। उसमें आप कुछ कुछ नोट्स बजा सकते हैं और वो सबको सुनाई नहीं देता, क्योंकि हमारे उस समय रिकॉर्डिंग टेक्निक्स भी उतनी अच्छी नहीं थी। कभी कभी सुनाई दे जाता था, आपको गानों में ध्यान से सुने तो वो अति मोटी ध्वनि है, अति मंद सप्तक में। पंचम दा ने इलेक्ट्रिक बास गिटार इंट्रोड्यूस किया हमारी इंडस्ट्री में, और वो जो इलेक्ट्रिक बास गिटार था उसमें फ्रेट थे, पर्दे थे, तो उसमें आप कोई धुन भी बजा सकते थे। तो जैसे उनने प्रयोग किया जवानी दीवानी के जाने जान ढूंढता फिर रहा, तो उसमें आप पाएंगे कि एक अलग से बास स्कोर है पूरा, वो गाने की मेलोडी को डिस्टर्ब नहीं करता, नहीं कर रहा है और ना फॉलो कर रहा है, वो अलग चल रहा है, जाने जा टिंग 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 टंग, वो अलग चल रहा है, अलग नोट्स में चल रहा है। तो आपको लगेगा कि यार ये जो बास के स्वर बज रहे हैं ये गाने को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये यूनिसन नहीं है, यूनिसन एक शब्द है, यानी उसका अनुसरण नहीं कर रहा है गाने का, ये अपना अलग बजा रहे हैं। तो पंचम दा को आइडिया आया जब हम बास से अपना स्कोर बना सकते हैं तो बास से ओपनिंग क्यों नहीं कर सकते। तो बास से ओपनिंग करने के लिए एक बहुत अच्छा गाना है, वो टुंग टुडुंग टुंग डुडुंग टुंग टुडुंग टुंग डुडुंग, आप इसकी क्लिप देखिएगा, वो तू है वही जिसको अपना कहा है वही। तो उसका बास से शुरुआत करी, तो सब लोगों ने उस समय ऑब्जेक्ट भी किया कि गाना हम बास नोट से कैसे करें, अकॉर्डियन से करें, सैक्सोफोन से करें, किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से करें जिसमें स्वर रचना गाई जा सकती हो। फ्लूट है, मैंडोलिन है, गिटार है, अब गिटार से आप कर सकते हैं, किसी भी चीज से कर सकते हैं, पर आपने बास गिटार से किया जिसको आप वोकली नहीं गा सकते। आज मैं भी गाना चाहूंगा तो मुझे तकलीफ होगी, क्योंकि वो इतना अति मंद सप्तक में है। पर इनने उसका इंट्रो शुरू किया, जवानी दीवानी में इनने हल्का सा शुरू किया था उस गाने में, नहीं नहीं कभी नहीं, उसका जो इंट्रो है, अब वो वोकल गाने में तकलीफ होती है और वो इंट्रो था। तो ये इनने एक चेंज कर दिया, पर सेट नहीं किया उसको, हर गाने में नहीं ले गए वो, जहां जहां जरूरत पड़ा। अब जैसे हमारे यहाँ कभी भी रिदम को इंट्रोल्यूड नहीं माना गया है, प्रील्यूड नहीं माना गया है। रिदम हम ये मानते हैं कि गाने का एक साइड का हिस्सा है, हाँ गाने का परकशन है। पर क्या कोई सोच सकता है कि गाने की रिदम ही इंट्रोल्यूड बन जाए। तो इनने ज्वेल थीफ में प्रयोग किया और उसको इनने सेट नहीं किया, चेंज करते गए। वो ज्वेल थीफ का गाना ये दिल ना होता बेचारा जो हमने डिस्कस किया, उसका जो इंट्रो है टक टक डुम डुम टक टक डुम डुम टक 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 जी टक टक डुम टक टक जी टक टक डुम डुम टक 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 तारा ट्रम्पेट आ गया और फिर किशोरदा का यूडुल आ गया। तो ये रिदम से गाना हम शुरू करेंगे तो लोग कहेंगे कि यार लोग इसको गा कैसे सकते हैं, जबकि शंकर जयकिशन साहब ने जो सेट किया था टक टररा टररा टक टररा टररा या उनका टंग 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 टंग, तो ये आपने इंट्रो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से बजा रहे हैं जिसकी स्वर रचना आप मनुष्य अपने कंठ से गा सकता है, पर बास गिटार से नहीं गा सकते, ये बांगो से नहीं गा सकते आप। मैं आपसे कहूंगा तो मुझे नहीं लगता 100 लोगों में से 10 लोग भी बांगो की टक टक डुम डुम टक टक डुम डुम ढक चिटक की ये सब कर सके। ये वही कर सकता है जो म्यूजिशियन होगा, क्योंकि इसके लिए आपको वो साउंड क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये ट्रेंड उन्होंने चेंज करा। अच्छा, मतलब अब मेरे को थोड़ा सा एकदम क्लियरिटी आ गई कि ये ट्रेंड सेटर नहीं थे, ट्रेंड जैसे कि अपना ही ट्रेंड खुद ही खुद बदलते रहते थे। ऐसा नहीं कि उसी पे अपन ने वैसा का वैसे ही खेल रहे हैं हर बार। जी, ऐसे इनने गिटार की हारमोनी को हम लोगों ने, हमारे पूर्ववर्ती म्यूजिक डायरेक्टर ने, ऐसा नहीं कि कोई कमजोरी थी, उन्हें लगता था कि इंडियन लिसनर्स के कान हारमोनी को नहीं पकड़ते हैं, और सही बात भी है। हमारे लिसनर्स ज्यादातर ढोलक तबला पेटी हारमोनियम ढोलक वाले गाने ज्यादा पॉपुलर है। इसलिए आप देखिएगा इस कंटेक्स्ट में मैं कहूंगा कि आर डी बर्मन साहब के साथ बड़े प्रोडक्शन नहीं जुड़ते थे, क्योंकि जो बड़े प्रोडक्शन जो सोशल फिल्में बनाते थे वो शंकर जयकिशन बेस्ड म्यूजिक चाहते थे, जिसमें म्यूजिक इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हो। पर जब आप हारमोनी से आप गाना शुरू करेंगे, क्या यही प्यार है, और ऐसे कई गाने आप हारमोनी से शुरू करेंगे जिसमें गिटार की आपकी डिफिकल्ट हारमोनीज हैं, तो वो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते थे, उनको समझ में नहीं आता था, उनको लगता था गाना हमारे आउट ऑफ कोर्स है। अब समझ में आने लगा आज की जनता को, पर उस जमाने में जब इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सब लोग नहीं जाते होंगे
और अर्बन और रूरल पब्लिक थी, तो अर्बन में भी जो लोग थे वो इस किस्म के वेस्टर्न गानों से एक्सपोज नहीं थे। सर पंचम दा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो भारत की फिल्मों में, म्यूजिक इंडस्ट्री में जो नहीं Introduce दिखते थे, किया। उनको लाया। अब नए इंस्ट्रूमेंट, हमारे यहाँ नए इंस्ट्रूमेंट को लेके कोई एलर्जी तो नहीं कहेंगे, बट हमने सेट कर लिया था कि हम परकशन में बोंगो ले लेंगे, वेस्टर्न ड्रम्स ले लेंगे, मैराकस ले लेंगे, कैरावस, इस किस्म की चीजें ले लेंगे, पर इनको गानों में ऐसी प्रोमिनेंसी नहीं देंगे कि इनकी आवाज अलग से सुनाई दे। इनको हम गानों में रखेंगे। रेल के डब्बे में आवाज आ रही है मेन रिदम की, तो इनकी भी आवाज आ रही है वैसी, पर इनको अलग से हम कोई प्रोमिनेंस नहीं देंगे कि लोग पूछे कि ये क्या है, क्योंकि इसके पहले भी ये इंस्ट्रूमेंट यदि बजते थे तो लोगों को सुनाई नहीं पड़ते थे, और म्यूजिक डायरेक्टर इसको महत्व नहीं देते थे, वो मेन रिदम को महत्व देते थे, साइड रिदम्स को बहुत नीचे गौण कर देते थे अपनी बैलेंसिंग में। पर पंचम दा ने ये परकशन इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस किए और उनको गानों का पार्ट बना के इतना अच्छा डेकोरेट किया, इतना बढ़िया डेकोरेट किया कि वो मतलब गानों की पहचान बन गए। उदाहरण के तौर पे पड़ोसन का आपने वो सुना, रे हे ला 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 ला, अब बास शुरू, जब तक बास वो क्या है, वो एक रेसो रेसो इंस्ट्रूमेंट है, एक ब्राजीलियन अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन मान ले आप, लैटिन इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है रेसो रेसो। वो बेसिकली लौकी जो होती थी उसको सुखा के उसमें ऐसे ग्रूव्स बना के कर्रक कट्टक आप कंघी से बजा सकते हैं। बाद में उसके और भी मॉडिफाइड रूप आ गए। अब वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसके समय लोग पूछते थे कि ये क्या बज रहा है, क्योंकि ऑर्गन जो थे उसमें तो ये आवाज निकलती नहीं थी। उस जमाने में ऑर्गन आ चुके थे, सिंथेसाइजर नहीं आए थे, पर ये क्या है, कर्रक के है क्या? सर वो फिल्म में भी वो कैस्ट्रो मुखर्जी ने वो झाड़ू के ऊपर, तो हमने परकशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी कि हम परकशन को एक एक्टर को खड़ा कर दें उस परकशन इंस्ट्रूमेंट को लेके, कर्रक लोगों को बड़ा अच्छा लगा और किसी ने उसको रिजेक्ट नहीं किया। अब हरे रामा हरे कृष्णा, यदि नैरेटिव है कि हिप्पी लोग नशा कर रहे हैं तो नशे में एक ट्रांस वर्ल्ड में पहुंच रहे हैं, तो वो गाने की ओपनिंग करके जो ट्रांसिक आउट से खोला गया, फिर गिटार डंग टंग टंग, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? वाव करने वाले का नाम क्या? वो ट्रांसिकॉर्ड। अच्छा, ये तो नाम ही मैंने पहली बार। हाँ, ट्रांसिकॉर्ड इज इलेक्ट्रिक अकॉर्डियन। करके खोला उससे, तो उससे आपको लगेगा कि यार ये नशे का वातावरण बन रहा। फिर गिटार आ गया, तो ये आपको गाने से मैच कर रहा है। फिर कॉर्ड्स वॉर्ड्स आ गए, तो ये आपने पहली बार यूज किया, लोगों को लगा यार ये करके साउंड, फिर आपने उसको वोकल मैच किया, आशा भोसले जी मारो दम, उसको मैच किया आपने ट्रांसिकॉर्ड को, मिट जाए गम। तो आनंद बख्शी ने ऐसा नहीं लिखा था कि दम मारो दम, नहीं, ये तो कंपोजर का दिमाग है कि मिट जाए गम कहां तक खींचना है, वहां तक खींचना है कि ट्रांसिकॉर्ड दोनों का साउंड सेम, बिल्कुल। तो ये आपने इंट्रोड्यूस किया। मादल इज नॉट ए इंडियन रिदम इंस्ट्रूमेंट, इट इज 100% नेपाली ढोलक। वो आपने हरे रामा हरे कृष्णा में उसको उपयोग किया। कांची रे कांची, वो गाना ही उनका बताया हुआ है। हाँ। श्री रणजीत गाजमेर हमारे वरिष्ठ रहे हैं, उनका नाम लेना चाहूंगा, उनको उसका नाम कांचा पड़ गया इसके बाद। हाँ। क्योंकि जब वो आए और उनने ट्यून नेपाली फोक सुना, बर्मन साहब ने कहा पंचम दा ने, तो उनने ये गाना, इसके बोल भी लिखे हैं मेरे पास। हाँ। कांची रे तू ही मेरी प्रीत रे, तो ये उनने उसको फिल्मीकरण किया, तो उसमें मादल बजा, तो वो इंट्रोड्यूस किया उनने। बास गिटार जवानी जवानी में ये बास गिटार से उन्होंने शुरू किया। इसके पहले बास गिटार का इंट्रोडक्शन इंटरल्यूड में नहीं होता था, कभी भी नहीं हुआ। फिर मूंग सिंथेसाइजर, रॉबर्ट मूग नाम के एक अमेरिकन थे, उनने मूग सिंथेसाइजर बनाया। वो सबसे पहले केडसी लॉर्ड साहब हमारी इंडस्ट्री में लेके आए
मिनी मूक छोटा मॉडल लाए। MOOG। हाँ MOOG आप टाइप करेंगे मूक वो यूट्यूब में, दिखता है बहुत किसी मूक सिंथेसाइजर। तो उससे उनने वो गाना लिया जाने जा घूरता फिर रहा का, जो शुरू टिरिडिरि 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 जाने जा, वो मूक से आपने बहुत बात कई गानों में हुआ, पर वो इंट्रोड्यूस आपने वहां से मूक को किया। इसके पहले हमारे यहाँ ऑर्गन चलते थे, यूनिवॉक्स, सोलो वॉक्स, ये हमारे ऑर्गन आ गए थे। कल्याण जी भाई वो बजा रहे थे क्लेवोलिन, जिसमें नागन की बीन बजाई, ये सब ऑर्गन्स थे। सिंथेसाइजर इनने इंट्रोड्यूस किया। भाई कंपोजर के बगैर इजाजत के थोड़ी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो लाए, इनने इसको रिकमेंड किया, अनुशंसा किया कि कोई नई चीज लाओ यार, नया साउंड लाओ। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मैंने आपसे कहा था मोनोफोनिक, होमोफोनिक, पॉलीफोनिक और फिर ये साउंड फोनिक, नए नए साउंड लाए आप। ये नए नए साउंड लाए जो कि नैसर्गिक अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट के नहीं थे। ये आपने नया साउंड एक इंट्रोड्यूस किया आपने वाव करके, या ये फिर उनने अपना बारीटोन सेक्स लाए। बारीटोन सेक्स को लोग हमेशा सेक्सोफोन समझते हैं। सेक्सोफोन एक वाइड टर्म है, उसमें ऑल्टो भी आता है, टेनर सेक्सोफोन आता है, सोप्रानो सेक्सोफोन आता है। तो सबसे नीचे जो अतिमंद सप्तक में है वो बारीटोन सेक्सोफोन है। हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बारीटोन सेक्सोफोन कोई गाने में नहीं यूज किया, और पिया तू अब तो आ जा में टूरुडुडुडु वो जो शुरू का है वो बारीटोन सेक्सोफोन किया। आप सुनिएगा यूट्यूब में, पिया तू में जब हेलन विचलित होकर अपनी प्रेमी का प्रतीक्षा कर रही है, इंतजार कर रही है, टूरुडुडु करके वो बारीटोन सेक्सोफोन यूज किया। फिर उनने रोटोड्रम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। वो संजय दत्त की फिल्म थी दोस्तों को सलाम, हाँ बहुत फ्रैंकोबास साहब ने वो रोटोड्रम इनने इंट्रोड्यूस किया। फिर तुम्बा लाए सबसे पहले इंडस्ट्री में, मनोरंजन में आया हूं मैं तुझको ले जाऊंगा, उसमें तुम्बा बजाया हमारे मारुति राव जी कीर, इनके जो रिदम थे वो तुम्बा। इसके पहले हमारे यहाँ कॉन्गो ट्रिप्लिकेट यूज करते थे, उसमें 3 पिच के ड्रम रहते थे। हाँ एक माचो रहता है, बास ड्रम उसको माचो कहते हैं, एक हाइबा कहते हैं। ऐसे 3 कॉन्गो को टक टुडुक जिम टक टुडुक डुम टक टुडुक जिम, पर इनने वो किया। फिर इनने पॉलीरिदम बनाई, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले एपिसोड में कि हर रिदम का एक एक पार्ट ढकन ढकन वो सब किया, वो मिश्रण किया। पर अभी अपन ये बात कर रहे हैं फ्लैंजर। फ्लैंजर एक गिटार का पेडल इफेक्ट है, वो इनने धन्नो की आंखों में आप सुनेंगे तो टड़ंग चांग एक ही फ्रीक्वेंसी को वो रिपीट करता है, टड़ंग चांग। वो उसको गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, उसमें भी यूज किया फ्लैंजर को। तो फ्लैंजर को हमारे किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने सुना भी होगा तो उसको उसने सोचा कि गाने में डाल दें उठा के, उनको लगा डिस्टर्बिंग साउंड है यार, लोग रिजेक्ट कर देंगे, पर उनने किया। फिर बाबा पेडल भी गिटार का वाह 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 लेकर हम दीवाना दिल में वाह 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 किया उनने। उसको दूसरा उसमें भी किया, वो सनम तेरी कसम में, और वो गाना ना जाने जा ओ मेरी जाने जा डडा डडे राता डडा डडे राता, वाह वाह वाह। वो आशा भोसले जी से गवा दिया पार्ट, वाह 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 पीछे, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट दिन तिनक। तो उसके पहले वो वावा इफेक्ट डलवाया वोकल डिलीवरी में, वो वावा पेडल इनने इंट्रोड्यूस किया। फिर इनने रोलैंड जुपिटर एक कीबोर्ड आया था हमारे सबसे पहले। तो हमारे यहाँ एक बहुत सीनियर म्यूजिशियन नामी थे दिग्गज चरणजीत सिंह, उनका सुपुत्र है राजू सिंह जी, बहुत नामी ख्यातलब्ध प्रसिद्ध गिटारिस्ट हैं वो भी इंडस्ट्री के। चरणजीत सिंह जी ने काफी एल्बम भी निकाले हैं, और हवाइन गिटार बजाते थे, ट्रांसीकॉर्ड बजाते थे, क्या नहीं बजाते थे, सब कुछ आता था। तो उनने रोलैंड जुपिटर में वो गाना सेट किया। प्रोग्राम सॉन्ग पहला इंडस्ट्री का वो है, तू रूठा है तो रो दूंगी सनम दर दा दे दा ना। वो जो है वो विजू शाह जी भी थे उसमें। तो ये मतलब बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये पहली बार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। फिर आपने एक अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट होता है कलिम्बा, वो मिनी पियानो, हैंड पियानो जैसा रहता है, 2 लफ्जों की में कुड़िंग 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 बजता है। वो आप सुनिएगा, 2 लफ्जों की, उसमें उसके इंट्रोडक्शन में है वो। तो ऐसे अनेक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने यूज किए पहली बार, और अनेक तरह के साउंड यूज किए जो कि इंस्ट्रूमेंट्स के ही नहीं थे, चाहे वो पत्थर का हो चाहे किसी चीज का हो। लोगों को मालूम है वो बातें कि अजनबी में उनने फॉइल से बादल की गड़गड़ाहट कैसे निकाली। तो ऐसे बहुत सारे हैं। सर आज बहुत मज़ा आ रहा है इस वजह से भी क्योंकि सभी लोग आपसे बहुत नॉलेज लेना चाहते थे, और अभी तक जितना हो रहा है उसमें बहुत नॉलेज मिल रहा है, बहुत डेप्थ में मालूम पड़ रहा है लोगों को।
काफी सारी टेक्नोलॉजी तो लोगों को मालूम नहीं होगी, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम नहीं मालूम होंगे जो आज आपने जिनका जिक्र किया है। जी। तो ये है कि सर पंचम दा को हार्मोनिक साउंड की वजह से या उनके गानों में हार्मोनी का बहुत विशिष्टता थी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हार्मोनी का आगमन हमारे यहाँ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंटेशन से हुआ, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी वाद्यों में हार्मोनी नाम की चीज ही नहीं है। पहले तो हमें समझे हार्मोनी क्या होती है। हार्मोनी यानी 3 से 5 अलग अलग स्वरों का एक साथ सुनाई देना। जैसे सा की ध्वनि अलग है, सा, रे, का, मा की ध्वनि अलग है, पा, तो सा, पा, दोनों की ध्वनि अलग है। और यदि हम जब सा, गा, पा को एक साथ सुनेंगे तो वो हार्मोनी हुआ। यानी जो कहते हैं ना हम पॉलिटिकली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में हार्मोनी होना चाहिए, यानी अलग अलग लोगों में एक रूपता हो, तो वो अलग अलग पिच के स्वरों में एक रूपता हो, उसको हार्मोनी कहते हैं। पर वो हार्मोनी संभव सिर्फ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट में है, क्योंकि उनके जो इंस्ट्रूमेंट है पियानो, उसमें एक साथ 3 से 5 स्वर, 7 स्वर, 9 स्वर बज सकते हैं। पियानो एक्कॉर्डियन, उसमें भी आप कॉर्ड्स जिसको बोलते हैं, CHORDS, गिटार, ये हार्मोनी है। पर जहाँ इंस्ट्रूमेंट मोनोफोनिक इंस्ट्रूमेंट है, सितार, संतूर, सरोद, ये मोनोफोनिक है, यानी मोनो यानी एक स्वर निकलता है इसमें से। तो उनके यहाँ भी है मोनोफोनिक। ट्रम्पेट इज ए मोनोफोनिक, सैक्सोफोन इज ए मोनोफोनिक। सैक्सोफोन में एक बार में 3 स्वर नहीं बजेंगे, परंतु उनका जो ऑर्केस्ट्रेशन का जो प्रकल्प है, प्रचलन है, हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रेशन नहीं है। हमारे यहाँ सिंगल एकल प्रस्तुति होती है। यदि सितार वाला सितार बजा रहा है तो वो सितार की एकल प्रस्तुति कर रहा है, पीछे तानपुरा उसको सा और पा स्वर दे रहा है, वो तबला है। पर उस सितार के पीछे कोई अलग समूह, स्वरों का समूह नहीं उसको एकम्पनीमेंट नहीं कर रहा, वो सिम्फनी में होता है। तो सिम्फनी में हार्मोनी का पुट जो होता है वो वायलिन से भी क्रिएट होता है, और गिटार से भी होता है, पियानो से भी होता है, अकॉर्डियन से भी होता है। सब हार्मोनी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कई स्वर एक साथ बजाते हैं। तो ये कंसेप्ट बाहर का है। हमारे यहाँ जब तक मोनोफोनी युग था, नौशाद साहब, अनिल विश्वास जी और पूर्ववर्ती जो थे हमारे, गुलाम हैदर खान साहब, वो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, तब तक ये हार्मोनी नहीं आया था। पर जब ये होमोफोनिक युग आया, जिसमें मेन प्लेयर्स श्री रामचंद्र साहब, शंकर जयकिशन जी, OP नैयर साहब, SD बर्मन, बहुत सारे लोग थे जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उसका मतलब ये मत समझिए वो नहीं थे, क्योंकि वो हम सब्जेक्ट से भटक जाएंगे, नाम लेने चलेंगे। तो हम तो अभी टेक्निकल उस पैराग्राफ को अटेंड कर रहे हैं, चैप्टर को, सॉरी। तो हार्मोनी को हमने म्यूजिक में लिया कि एक गा रहा है वोकल और उसके पीछे गिटार या पियानो की, अब आप सुनेंगे, तुम अपना गम मुझे दे दो, तुम अपना गम, रंजो गम मुझे दे दो, हार्मोनी। या आपके हसीन रुख पे तो हार्मोनी पियानो में चल रही है, पियानो अकॉर्डियन पे हार्मोनी चल रही है, गिटार पे चल रही है, पीछे कॉर्ड्स जो सुनाई दे रहे हैं आपको, टडंग टंग चक झंग तक झंग चक धंग चक धंग तक धंग तक तंग। तो ये आपने हार्मोनी जो पीछे बज रही है वो सुनी, आपको मालूम नहीं है कि स्वर क्या है, पर आपको अच्छा लग रहा है हार्मोनी। पंचम दा ने फिर ट्रेंड चेंज किया, शंकर जयकिशन जी और बाकी जो पूर्ववर्ती थे, उनके फादर भी SD बर्मन साहब, वो हार्मोनी को अप फ्रंट पे नहीं रखते थे, वो मेलोडी को अप फ्रंट में रखते थे कि हमारी मेलोडी सर्वोच्च है, हार्मोनी सर्वोच्च नहीं है, ये हार्मोनी हावी नहीं करेंगे हम अपने गानों पे। पर पंचम दा ने अपने गानों में हार्मोनी को लेके डिफरेंट प्रयोग किए। सबसे पहले तो हम ये आ जाए उनके कि उनने हार्मोनी, गानों में हार्मोनी को अप फ्रंट पे रखा। इसके पहले हम स्ट्रिंग सेक्शन को अप फ्रंट पे रखते थे। शंकर जयकिशन जी के युग में स्ट्रिंग, यानी जब हम स्ट्रिंग बोलते हैं तो स्ट्रिंग से अभिप्राय होता है वायलिन, वियोला, चेलो। ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, दादाजी, पिताजी और पोता। पोता हुआ वायलिन, जिसकी आवाज सबसे शार्प है वायलिन की। उसका बाप हुआ वियोला, उसकी आवाज थोड़ी मोटी है। और उनका बाप हुआ चेलो, चेलो जो सब होता है, और उसके ऊपर डबल बास होता है। सब एक ही फैमिली के हैं। तो डबल बास, वियोला, वायलिन और चेलो, ये मैंने आपको उनके टोन के हिसाब से बता दिया कि दादा, पोता, परपोता। तो ये स्ट्रिंग सेक्शन से हम लोग हार्मोनी, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर बनाते थे। तो उसमें हार्मोनी कैसे बनाते थे, जैसे 10 वायलिन सिर्फ सा बजाएंगे, 10 पा बजाएंगे, 10 गा बजाएंगे, तो जो कंबाइंड स्वर आएगा आपको वो एक कॉर्ड का आएगा। 10 लोग सी बजा रहे हैं, 10 लोग ई बजा रहे हैं, 10 लोग जी बजा रहे हैं, तो सी ई जी का कंबाइंड नोट आपको जो सुनाई पड़ रहा है वो एक कॉर्ड है, वो हार्मोनी हुआ। पर इससे ज्यादा हार्मोनी नहीं डाली उन लोगों ने। गिटार की हार्मोनी आती थी,
वो गाने की लाइन खत्म होने के बाद एक आध कॉर्ड सुनाई देता था, छोटी सी नमक के बराबर हारमोनी आटे में डालते थे, पर नमक में आटा नहीं डालते थे, वो छोटी सी जैसे आजा आई बहार झिंग इतनी सी सुनाई देगी, कान लगा के सुनना पड़ेगा आपको हारमोनी। पंचम दा ने स्ट्रिंग सेक्शन जो कि शंकर जयकिशन जी ने सेट कर दिया था उसको अप फ्रंट के बजाय बैक फ्रंट पे ले लिया, बहुत कम कर दिया उसका, और हारमोनी को अप फ्रंट पे कर दिया। अब आप मिसाल के तौर पे उनका छोटे नवाब का मतवाली आंखों वाला का गाना सुनेंगे आप, तो उसमें शुरू में जो गिटार के कॉर्ड्स हैं वो हारमोनी से शुरुआत करी, फिर उसके बाद आपने वो प्यार का मौसम आई थी निस्सुल्ताना रे, उसका प्रील्यूड आप बजाइएगा कभी, तो उसमें जो आलाप है आशा भोसले जी का, लिया लता जी का मुझे याद नहीं किसका है, निस्सुल्ताना रे, तो उसमें जो गिटार के हैं वो हारमोनी से शुरुआत हुई है। फिर बहुत सारे ऐसे जैसे शर्मा न यूं घबरा न यूं, एक वो फिल्म थी ना जोशीला, शर्मा न यूं घबरा न यूं, फिर गुमसुम क्यों है सनम कसमे वादे का आप वो ले सकते हैं, कारवां का आप वो ले सकते हैं, अब जो मिले हैं ननारे 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 डा, उसमें भी गिटार हारमोनी, यानी इनने हारमोनी को फ्रंट में रखा। पड़ोसन का आप लेंगे भाई बत्तूर में जो आलाप है लता जी का ला 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 ला, तो वो उसमें जो गिटार्स बजे रितारा, हाँ, तो वो या आप वो पढ़ाए धन में हमको बहुत अच्छा लगता है, दिल हाय मेरा दिल ला 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 ला। अब जब हीरोइन उसमें कैमरे में बाहर जा रही है और आउट ऑफ जूम कर रहे हैं, कैमरे को फोकस कर रहे हैं, और पीछे हीरो उसका जा रहा है, तो उनने हारमोनी का कितना बढ़िया प्रयोग किया है, झिंझ चिक चिक झिंझ चिक चिक झिंझ चिक चिक झिंझ चिक चिक झिंझ चिक। फिर किशोरदा की उसमें एडलिप्स है, हे वो हारमोनी का कितना बढ़िया प्रयोग किया है। ओपिनियर साहब ने भी हारमोनी का बहुत बढ़िया प्रयोग किया है, पर अब फ्रंट पर नहीं लिया था उन्होंने उसको, मैं प्यार करा ही चिक पूरा हारमोनी बजी है, या आंखों से जो तेरी है दिल में, या लाखों या दिल वाले, सब हारमोनी बेस्ड गाने हैं, पर वो हारमोनी सुनाई अब फ्रंट पे नहीं देती थी। तो आपने अब जैसे वो लव स्टोरी का सुने, क्या गजब करते हो हारमोनी से रिदम निकाल के, तो वो हारमोनी इतनी अच्छी थी। हमारे यहाँ शहरी लोगों में भी सब लोगों की समझ नहीं थी हारमोनी पकड़ने की, अर्बन तो थी, रूरल तो थी ही नहीं गांव क्षेत्र में, पर शहरी क्षेत्रों में भी हारमोनी की पकड़ कुछ ही लोगों में थी, इसलिए उनको आर डी बर्मन बहुत अच्छा लगता था। पर वो इतना बड़ा नहीं था कि वो फिल्म को कई बार देख ले, उतना बड़ा क्राउड नहीं था जो एलपी साहब को मिलता था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी शंकर जयकिशन की स्टाइल में म्यूजिक करते थे, तो वो फॉर्मेट बहुत बड़ा था। उसमें यूपी, राजस्थान, जिसको बीमारू राज्य कहते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, BIAMARU, तो वहाँ जो स्क्रीन्स हैं वो हिंदी बेस्ड है, तो उसमें सोना लई जा रहे, चांदी लई जा रहे, मार दिया जाए में जो ढोलक बजती है, ठेका, वो चलते हैं गाने। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं, ढाक ढाक डिडिंग ढाक ढाक डिडिंग, तो वो जल्दी आदमी पकड़ता है। ये हारमोनी रिदम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है। अब रॉकी का वो सुनेंगे, क्या यही प्यार है, तो उसमें सब हारमोनी से शुरू हुई है। उनने एक प्रयोग और अच्छा किया, वो मैं आपको इजाजत चाहूंगा बताने की, कि उनने एक ही ट्यून, हमारे यहाँ क्या होता है, म्यूजिक डायरेक्टर एक ट्यून रहती है, उसके पीछे एक हारमोनी यानी पीछे एकम्पनीमेंट करते हैं, पर उन्होंने क्या किया कि 2 हारमोनी कर दी एक ही ट्यून के पीछे। अब जैसे आप वो सुनेंगे, हो मेरे हम सफर है, ये हारमोनी है, हाँ। ये कॉर्ड है, प्यार की राह पर है ला ले हे ला ले हे, ये हारमोनी है, कॉर्ड्स हैं गिटार के, है वो उनने वोकल लिया है। तो ये फिर उनने गोमती के किनारे फिल्म का आप यदि ढूंढेंगे तो उसमें एक गाना था, आओ आओ जाने जहां, किशोरदा का है, डुएट है, उसमें 2 लोग अलग अलग ट्यून गा रहे हैं एक ही हारमोनी पे, हारमोनी एक ही है और 2 लोग अलग अलग मेलोडी गा रहे हैं, एक हारमोनी पे 2 मेलोडी। ये किसने किया है, आप जरा तलाशिए। उन्होंने किया जैसे, जब अंधेरा होता है पापा आधी रात के बाद, एक चो पापा पापा, हारमोनी है, निकलता है पापा पापा पापा, ये सब हारमोनी है। लोग बंद कमरे में ना 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 रे, वो जागता है, उसमें हारमोनी सुनिए आप, तो वोकल हारमोनी दी उन्होंने। तो बड़ा विलक्षण प्रयोग है कि एक ही हारमोनी पे 2 ट्यून चढ़ के चल रही हैं।
राजा रानी का है, आप जब अंधेरा होता तो सभी ने सुना हुआ। तो हारमोनी को लेकर जितने प्रयोग पंचम दा ने किए हैं वो बड़े विलक्षण हैं और बड़े आज भी। अब क्या हुआ उन्हें नहीं मालूम था पंचम दा को कि आज से 60-70 साल बाद ऐसे म्यूजिक प्लेयर्स आ जाएंगे जिनमें हारमोनी साफ साफ सुनाई देगी, जैसे आजकल आ गए हाई फिडिलिटी हाई फाई सिस्टम आ गए। पहले नहीं सुनाई देती थी हारमोनी, उसी जमाने में हारमोनी कान लगा के सुनना पड़ता था। पंचम दा के 70 से 75 के दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स की रिकॉर्डिंग सुनिए तो कान लगाना पड़ता है कि इसमें हारमोनी कहाँ है, तब सुनाई पड़ती कि हाँ ये है, ढूंढना पड़ता है। पर उसी समय पंचम दा की हारमोनी साफ सफा सुनाई पड़ती थी क्योंकि वो बैलेंसिंग का आर्ट था उनमें, वो हारमोनी को आप फ्रंट पे रखते थे। तो आज वो जब इतने एडवांस रिकॉर्डर्स आ गए हैं, प्लेयर्स आ गए, म्यूजिक प्लेयर्स आ गए हैं, पेन ड्राइव वाले आ गए हैं, म्यूजिक सिस्टम्स आ गए हैं ये कहना चाहिए, तो उसमें इतने बढ़िया स्पीकर्स आ गए हैं कि इतनी आपको हारमोनी चावल के दाने के बराबर समझ में आती है कि वाह यार ये पीला दाना, ये लाल दाना, ये हरा दाना है, तो आपको मजा आता है सुन के। इसीलिए आप आज जितने भी एफएम चल रहे हैं 80-90% गाने आपको आर डी बर्मन साहब के मिलेंगे। तो और सर आप जो आपने जो बताया अभी कहा कि ये गाना शायद सुना होगा नहीं सुना होगा, पर मुझे पूरा विश्वास है कि इस पॉडकास्ट के बाद ये गाने ढूंढ के सुने जाएंगे। नहीं आप सुनिए गोमती के किनारे के गाने जो बताया है तो वो उस चीज पर लोगों का ध्यान जाएगा। और सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि आर डी बर्मन साहब ने कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं उन चीजों का भी उपयोग किया, जैसे गार्गलिंग, बॉटल पे कुछ बजाना। अब जैसे बाल्टी में घंटा डाल के बजाना, हाँ। कैसे आवाज आएगी, बार बार निकालेंगे करेंगे। सर एक मैंने वाद्य देखा था जिसमें वो पेडल मटका हमारे इंदौर के विजय इंदुरकर जी ने बजाया। तो उन्होंने वो पैर से वो सामने ये कौन आया जो उसका जो अपन जो तबले को जो सेट करते हैं लोग पहले, तो वो उसको उसी समय तो वो उससे साउंड बीच बीच में क्रिएट हो, तो वो सर उसका तो वो हाँ तो पेडल मटका में क्या होता है, सिर्फ पेडल मटका नहीं, मतलब ये जो गार्गलिंग हो गया या इस तरह के बहुत सारे, किसी की पीठ भी बजाई उन्होंने, ओरिजिनल तबला बजाई। डार्लिंग में पीठ बजाई उन्होंने अमृत राव काटकर जी की। तो वो डार्लिंग में। अब जैसे ये नॉन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुए, अब जैसे ताली नॉन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ताली नॉन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पर जैसे तू रूठा है तो रो दूंगी सनम डा 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 टा, अब ये तो नॉन म्यूजिकल है ना, पर किसी के दिमाग में पहले क्यों नहीं आया कि हम ताली को एक में और एक तुम्हें भी है। हाँ उसमें भी है। फिर ये तू है वही जिसने कहा हो मिल जाए इस तरह। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, दो लोग ताली बजा रहे हैं, एक मेल है एक फीमेल है। मेल की ताली का पिच अलग है, फीमेल की ताली का पिच अलग होना चाहिए, क्योंकि फीमेल की हथेली और मेल की हथेली में फर्क है। आप ताली बजाएंगे तो बजेगी, और लड़की तो नाजुक कोमलांगी है तो उसकी तो ताली अलग होनी चाहिए। तो उनने हमारे यहाँ जो होमी मुल्लन साहब थे उससे बोला कि इसमें तुम मुंह से टिंगलिंग, तो ये दो साउंड का सम्मिश्रण है, हो मिल जाए इस तरह चिच और ये ताली का है। तो ये देखिए दो साउंड आते हैं, तो एक पूनम ढिल्लन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक ऋषि कपूर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दो साउंड, तो ये भी एक नॉन म्यूजिकल है। अब जैसे हमने यादों की बारात का उदाहरण लेंगे कि उसमें नैरेटिव है, स्क्रीन प्ले में है कि हीरो कह रहा है कि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, रूठी हुई हो, मैं कूद जाता हूं, जान दे देता हूं। तो वो इंटरल्यूड में ऐसा होता है कि वो खाई में जाके खड़ा होकर गिर जाता है, पत्थर गिरता, कड़ाक 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 कड़ाक, ओ मेरी सोनी मेरी तमन्ना। वो सुनेंगे लोग यूट्यूब में तो पाएंगे कि हाँ यार पत्थर गिरा। उसको आवाज सुन के हीरोइन जीना तमान को लगता है कि मेरा लवर विजय अरोड़ा वाकई में कूद गया। वो दौड़ते हुए आती है, वो एक वायलिन का रन लिया, डा 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 करके वो आएगी और फिर देखेगी वो कड़ाक 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 कड़ाक, फिर हारमोनी शुरू होगी, झिंझड़क चक चक झिंझड़क, फिर वो वापस किशोर दा लेंगे, डा 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 डा। तो ये वो जो आवाज है वो भी सब नॉन म्यूजिकल निकाली गई है। तो ऐसे बहुत सारे, वो गाना है अजनबी का जिसके अंदर भीगी भीगी रातों में, उसमें बोलते हैं कि वो अपना जो कौन सा पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल जो पेपर, वो तो वो है अपना सैंड पेपर। हाँ सैंड पेपर को घिसा, तो सच में सैंड पेपर, जी सैंड पेपर है। उस समय म्यूजिक इंडस्ट्री में म्यूजिशियंस की हड़ताल थी, तो म्यूजिशियन थे नहीं उपलब्ध, जितने थे उनसे काम कराना था। तो होमी मुल्लन जी ने सैंड पेपर से हम दो प्रेमी वाला जो गाना की बात कर रहे हैं वो सैंड पेपर से है। फिर जैसे उसी में एक गाना शायद इसी फिल्म का है ना, डा 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 डन डन
भीगी भीगी रात ने न न न न न न न डे 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 है। तो वो बिजली की कड़कड़ाहट की आवाज एल्यूमिनियम फॉइल से निकाली है। तो ये सब चीजें नॉन म्यूजिकल है, पर आपको समझ में आनी चाहिए कि इनका उपयोग। अब जैसे नासिर हुसैन साहब ने कहा था कि जीनत अमान एक पार्टी होस्ट करेगी, उसमें विजय अरोरा जी को बुलाएगी और उसमें ये गाना हम रख रहे हैं, चुरा लिया है। तो चुरा लिया, जब इनको पंचम दा को मालूम पड़ा, इन्होंने पूछा कि गाना रख कैसे रहे। ये एक बाकायदा प्री प्रोडक्शन का हिस्सा है। हमारे प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन म्यूजिक डायरेक्टर्स के यहाँ बाकायदा ये डिपार्टमेंट होते हैं, थे, अब तो नहीं होते। तो उसमें प्री प्रोडक्शन में डायरेक्टर्स की जो टीम रहती है, डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3, ऐसे रहते हैं 6-7 डायरेक्टर। वहाँ म्यूजिशियन भी जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आप ये गाना कितने मिनट का है, 4 मिनट, 3 मिनट, 4.5 मिनट, ओके, इंडोर है, आउटडोर है, क्या सिचुएशन है गाने की, गाने में हम कैसे शुरू कर रहे हैं, एकदम से शुरू कर रहे हैं कि कोई पहले से कुछ इसका वो है। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये बार में शूट करेंगे। तो उन्होंने कहा यार बार में करेंगे तो ग्लास से शुरू होना चाहिए। अब कौन म्यूजिक डायरेक्टर है जो सोचेगा कि बार में है, डायरेक्ट शुरू कर दे, डंग टंग ता टंग टंग दा डंग टंग ता टंग टंग दा डंग टंग, सीधे गिटार से कर सकता है। पर नहीं, इन्होंने कहा नहीं, बार से हो रहा है तो जीनत अमान को हम ग्लास के 2 ग्लास से उसके साउंड निकालेंगे। पर कौन सा साउंड निकालेंगे? वो साउंड है गिटार का ई स्ट्रिंग, टंग 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 टंग। फिर भूपेंद्र सिंह जी का गिटार का कॉर्ड आएगा, तड़ंग, वो कॉर्ड आएगा। फिर वो उनका प्रील्यूड शुरू होगा गिटार पे 7th कॉर्ड के बाद। तो वो जो गिटार के पहले जो 2 ग्लास को टकराया है, वो स्वर हमारे गाने के स्वर से मैच करना चाहिए। तो वो गए बाकायदा और क्रॉकरी सेंटर से वो 2 ग्लास लिए जो उनके गानों के स्वरों को मैच करते थे। मैच करता है। अब आप देखिएगा वीडियो तो टंग टंग टंग, वो भी एक बेजान चीज है। ग्लास कोई संगीतमय इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ऐसे अनेक चीजों का उदाहरण है, पाएंगे आप कि बॉटल में फूक मार के, बॉटल में फूक है। अब वो महबूबा में भी है बॉटल में, या वो माझीरे में है, वो अब अपन लोग कई बार बैठे होटल में बैठे बैठे कुक कुक करते रहते हैं। अब बोतल से यूं करिए तो कुक की आवाज आएगी, ओ माझीरे पुक तपना किनारा पुक, ऐसा आती रहती है आवाज वो, जबकि उसका कोई प्रासंगिक वो नहीं है। अब देखिए एक कटी पतंग का गाना था, गली में तेरा घर ना हो बा, उसमें चप्पू की आवाज। अब चप्पू की आवाज कैसे निकालेगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, तब तो कोई सिंथेसाइजर हो नहीं थे। तो आप सुनिए गाना, उसमें चप्पू की आवाज खड़क, तो बकायदा उन्होंने एक टब में पानी भर के उसको उससे साउंड क्रिएट किया चला चला के, तो आपको लग रहा है कि नाव चल रही है। तेरा नन्ही ने हमें पाँव रखना थड़क। तो ये सब म्यूजिक डायरेक्टर की कल्पना शक्ति है। उसे मालूम होना चाहिए कि हमारा गाना का स्क्रीन प्ले क्या है, वो हमारा साउंड ऑडियो विजुअल इफेक्ट है। हम जो देख रहे हैं वो सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो देख रहे हैं, वो महसूस भी होना चाहिए हमको पर्दे में। यदि बैलगाड़ी चल रही है तो कैसे चल रही है, तो ये सब चीजें उनको मालूम होना चाहिए। तो उन्होंने ये सब किए उन्होंने बिल्कुल। अब जैसे उनको मालूम था शोले में कि जो बसंती है वो छम्मक छल्लो है, और उसकी घोड़ी भी छम्मक छल्लो है। क्या नाम था उसका? बसंती। हाँ, धन्नो। हाँ, तो वो उनने उसको घुंघरू पहना है। वो गाना कोई हसीना जब रूठ जाती है, तो पूरे गाने में बज्जी लाउड साहब ने घुंघरू बजाया, कोई हसीना जब रूठ जाए, घुंघरू चले पूरे। तो वो छम्मक छल्लो का गाना है, तो मेरी घोड़ी को भी छम्मक छल्लो होना चाहिए। दूसरे कंपोजर सोचते हैं कि एक काम करो, 2 नारियल के खोल ले और टॉक चिक घोड़ा रिदम तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है हमारी सिने म्यूजिक इंडस्ट्री में। जिसको भी बोलो हॉर्स रिदम जो टॉक चिक बजाता है वो, पर वो उनने घुंघरू से बड़ा अच्छा उसको दुल्हन का श्रृंगार किया घोड़ी का, बिल्कुल छम्मक छल्लो उसको भी बनाया। तो ये घुंघरू तो फिर भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे अनेक इंस्ट्रूमेंट हैं कि जो उन्होंने यूज किए। सर एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि गुलजार साहब जब लिखते हैं तो वो नॉर्मली नज्म टाइप ही होता है, जिसके अंदर कोई मीटर नहीं होता है जी। तो एक जैसा चलता है वो पूरा। तो उनके गानों पे यदि अपन सोचे तो उन पे धुन बनाना बहुत मुश्किल है। पर पंचम दा और उनका जो कॉम्बिनेशन था गुलजार साहब का, वो बहुत ही अनमोल है, और उन्होंने बहुत अच्छा संगीत उनको दिया है।
जी। तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या होता है, ये विधा उनको विरासत में मिली थी। एस.डी. बर्मन जी जो थे, सचिन दादा सचिन देव बर्मन जी, तो उनको ये विधा बड़ी आसान लगती थी कि यदि गाने की मेरी, क्योंकि जब शायरी बेस्ड जो म्यूजिक था वो उनको नहीं जमता था, इसलिए उनका उस शायर साहब का पिछले जम नहीं पाता था कि वो शायरी बदलना नहीं चाहते थे, और ये कहते थे कि नहीं यार, मैं तो धुन पहले बनाऊंगा और उस पर बोल बैठा लो। इसको लेके अलग अलग मत है। नौशाद साहब कहते थे कि ये तो वैसे ही हुआ, पहले कफन लाओ फिर उसके नाप का मुर्दा लाओ। पर कालांतर में सिद्ध हुआ कि धुन हिट होती है, बोल कुछ भी रख सकते हैं। गुलजार साहब मैं वही बता रहा हूँ, उस पर ही आ रहा हूँ। तो एस.डी. बर्मन साहब को एक विधा पे बड़ा उस्तादी थी, मास्टरी थी। इंटरजेक्शंस, हे हो आहा, ये जो होते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, वॉवेल्स। तो ये वो गानों के जो मीटर होते हैं उसमें हे हो आहा करके बैलेंस कर लेते थे। तो गुलजार साहब की चूंकि पोइट्री प्रोज में है, गद्य में है, यदि उस टाइप की बात कर रहे हैं, जो गद्य बेस्ड पोइट्री है, पोइट्री नहीं है, गद्य है। मेरा सामान जैसे। तो ये यदि गद्य है तो इनको यदि म्यूजिकल फॉर्म में डालना है तो इसको राइम तो है ही नहीं, इसमें तुकबंदी है ही नहीं, तो पहली लाइन दूसरी लाइन से कैसे मिलेगी, या दूसरी लाइन पहली लाइन से कैसे मिलेगी? इसमें आती जाती पहचानती खाती है ही नहीं, जाओगे आओगे खाओगे ऐसा है ही नहीं। तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यदि पहली लाइन का आखिरी शब्द है ना, काफिया रदीफ जो होता है हमारे यहाँ, वो नहीं मिल रहा है यदि आपको, तो आप इंस्ट्रूमेंट से उसकी रिकवरी करिए, उस मीटर को वहां तक खींचिए, या वोकल डिलीवरी से आहा एहे ओहो करके करिए। तो इनके गुलजार साहब के जितने भी वो गाने हैं, उनको उनने, जैसे 1 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब 100 सेंटीमीटर में आपकी जो लाइन खत्म हो रही है वो 80 सेंटीमीटर में आपके शब्द खत्म हो रहे हैं, तो बाकी के जो 20 सेंटीमीटर बचे हैं आपके मीटर में, उस 20 सेंटीमीटर में आपको कुछ फिलर डालना पड़ेगा, वो आहा एहे ओहो या कोई इंस्ट्रूमेंट से डालना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्लीट हो पाएगा। तो वो वैसा करना, मैं इनकी उस्तादी थी, तो ये फादर की भी और इनकी भी, तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जहाँ वो ऐसा करके इनने गाने को कंप्लीट किया। तो गुलजार साहब के तो बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, तो वो कर लेते थे, बाकी लोग कहते थे कि नहीं यार ये उसमें नहीं बैठ रही है, तुक में नहीं बैठ रही है, क्योंकि इसमें तो मीटर ही नहीं बैठ रहा है, हमारा खाली जा रहा है, तो उसको कुछ लिख के लाइए। अब वो कहाँ से लिखे, उसमें कुछ शब्द आ ही नहीं पा रहे हैं। सर, जैसा कि पिछले पॉडकास्ट में आपने बताया था कि पंचम दा जो है वो रिदम भी चेंज कर देते थे गानों के अंदर। जी, तो टेम्पो चेंज करते थे, सॉरी शब्द। तो दूसरा ये है कि मैंने ये भी आपके मुंह से ही सुना है पहले कि गाने की स्केल भी चेंज करते थे, जबकि ऐसा कहा जाता है कि स्केल चेंज करना तो एक प्रकार का अपराध है। हाँ, अपराध है शास्त्रीय इसके अंदर की अपन बोलते हैं, इसने तो स्केल ही चेंज कर दी। तो उन्होंने ऐसे कैसे प्रयोग किया और क्या था? हाँ जी, ये जिन लोगों ने वेस्टर्न ओपेरा म्यूजिक सुन रखा है, तो ओपेरा म्यूजिक की बहुत सारी अच्छी चीजें, मतलब बुरी तो थी ही नहीं, बहुत सारे उनने कलर लिए, वहां से रंग लिए। उसमें एक सब्जेक्ट ये भी है, इसको उन लोग कहते हैं की मॉड्यूलेशन। की यानी स्वर, स्वर का अपवर्ड मॉड्यूलेशन और डाउनवर्ड दोनों तरह से होते हैं, आगे बढ़ना और नीचे होना। तो की मॉड्यूलेशन का सबसे पहले उनने, हालांकि उनके फादर छोटा छोटा कर चुके थे 3 देवियां में, अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, उसमें भी की मॉड्यूलेशन है। और मेजर की मॉड्यूलेशन के लिए आपसे मैं विनती करूंगा, और वो गाना बड़ा हो जाएगा, आप पता नहीं यूट्यूब में कैसे डालेंगे, पड़ोसन का गाना आपके श्रोता लोग सुने, मैं चली, उसमें क्विज है एक तरह से कि कितने पिच हैं, उसमें कितने पिच हैं उस गाने में, मैं चली मैं आपको कुछ आपने कई बार सुना होगा। कितने पिच हैं उसमें? टोटल 4 पिच हैं उस गाने में, 4 बार चेंज हुए हैं और अपवर्ड हुए हैं। तो उसमें मैं चली का पिच अलग है, और उसके बाद जो इंटरल्यूड आता है उसका पिच आधा नोट ऊपर हो जाता है, फिर अंतरा आता है उसका आधा नोट और ऊपर हो जाता है। मिसाल के तौर पे गाना, जो म्यूजिशियन है समझ लेंगे कि गिटार पे शुरू हो रहा है गाना, यदि जी मेजर कॉर्ड पे, तो जी मेजर का जो नेक्स्ट नोट होता है, जिसको हम लोग जी शार्प कहें या ए फ्लैट कहें, तो वो जी शार्प हो जाता है। फिर तीसरा पिच आ जाता है ए मेजर, और चौथा आ जाता है ए शार्प यानी बी फ्लैट। पीछे आएंगे तो फ्लैट कहेंगे, आगे जाएंगे तो शार्प। तो 4 पिच पे होता है। पर उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है
कि महमूद जी जब बताते हैं कि हमारी फिल्म में 2 लड़कियां बाकी की 10 लड़कियों के साथ साइकिल चेस कर रही हैं, चेजिंग हो रही है, एक दूसरे को हरा रही हैं, आगे पीछे हो रही हैं, तो वो उसका था कि उनने हम गाने में भी ऐसा कुछ क्रिएट करें कि आगे पीछे चले दे लोगों को। यदि सारा बानो आगे पैडल मार के निकल रही है और बोल रही है मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली, और वो ग्रुप गा रहा है कि देखो वहां जाना ना वहां, तो वो प्यार का लुटेरा लूटेगा मेरी जान, तो वो भी आपको फॉलो करेगा। जब आपको फॉलो करेगा तो एक पिच चेंज करके आप ऊपर चले जाएंगे आगे। तो ऐसे करते करते 4 पिच उसमें चेंज हुए हैं, दैट इज कॉल्ड की मॉड्यूलेशन अपवर्ड। तो 4 पिचेस आप सुने यूट्यूब में, मैं सभी से विनती करूंगा आप लोग उस गाने को सुन के, 4 पिच है, आपको नाम भले नहीं मालूम हो कि क्या जी है, क्या जी शार्प है, क्या ए है, क्या ए शार्प है, पर आपको भगवान ने कान दिए, आप साउंड पकड़ के पहचान लेंगे कि ये 4 पिच है। तो ये की मॉड्यूलेशन हुआ। अब उसमें उनने दूसरा हमारा वो जवानी दीवानी में 2 गानों में उनने किया था। एक गाना था नहीं नहीं अभी नहीं, उसके अंतरे में गाना जिस स्केल पे चल रहा है एकदम से 1 नोट ऊपर बढ़ जाता है, वो भी है, वो भी आप लोग सुनिए, नहीं नहीं अभी नहीं जरा करो इंतजार में। उसमें भी एक गाना 1 नोट 1 स्वर ऊपर बढ़ जाता है। ये जवानी दीवानी में भी नहीं, ये नहीं, उसमें वो सामने कौन आया में पिच चेंज हो जाता। हाँ, ये हे तररा तररा तररा, ये जवानी अरे हे तररा तररा, तो वो उसमें सामने 2 1 स्वर गाना आगे बढ़ जाता है। और वो एक ओपेरा सिंगिंग का है पिच मॉड्यूलेशन जिसको कहेंगे। एक गाना क्योंकि हमारे म्यूजिक कंपोजर कभी सोच ही नहीं सकता था कि हमारा गाना जिस स्वर रचना जिस स्केल पे है उस स्केल से दूसरा स्केल, ये तो वैसे ही हो गया कि रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आप 3 पे कूद गए और वापस 1 पे कैसे आएंगे। इसका भी एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक फिल्म थी पराया धन में एक गाना था आज उनसे पहली मुलाकात होगी, उसमें पंचम दा ने उसमें जो मुखड़ा था, आज उनसे पहली मुलाकात होगी फिर होगा प्यार क्या पता क्या खबर, स्वर बढ़ जाता है तररा तररा तररा, फिर कोरस आता है ला 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 टंग। तो ये वापस आ जाते हैं। तो वो गाना एक स्केल इंटरल्यूड उसका ऊपर हो जाता है, गाने का पिच बदल जाता है, 1 स्वर ऊपर हो जाता है। तो जो म्यूजिशियंस थे पंचम दा के अरेंजर बासु चक्रवर्ती दा, उनने बंगाली में पंचम दा से पूछा कि पंचम ये क्या है, तुम्हारा गाना 1 स्केल ऊपर क्यों बढ़ गया, गाना हमारा जी मेजर पे है तो ये जी शार्प पे क्यों चला गया गाना। उनने कहा कि राकेश रोशन घोड़े पे बैठ के आके जिस स्केल पे गा रहा है और बीच में जो टोली में चरवाहे बांसुरी बजा रहे हैं उनको कैसे मालूम कि इसका पिच क्या है, वो तो अपने पिच पे बांसुरी बजा रहा है। तो हमने उसको 1 पिच ऊपर कर दिया गाने को। तो वो फ्लूट पीस आप सुनेंगे उस गाने का जो कि बीच का म्यूजिक है, M1 बोलते हैं म्यूजिक लैंग्वेज में, म्यूजिक 1 आप अपनी भाषा में इंटरल्यूड बोले, तो वो इंटरल्यूड फ्लूट का सुने तो वो 1 पिच ऊंचे हैं। फिर उसको कोरस से उतार के वापस लाया। फिर पंचम दास से उन्होंने पूछा कि ये तू चढ़ तो गया सीढ़ी से, उतरेगा कैसे, तो उन्होंने कहा हम कोरस से उतारेंगे। तो आप वो कोरस भी सुनिए, ला 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 तर ला 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 वो ऐसे उतरा गाना। तो वो यूं जाता गाना, यूं एक तो स्विंग का भी एहसास होता है। तो ये विधाएं ओपेरा म्यूजिक की है। ओपेरा म्यूजिक में उनने पिच भी चेंज किए। ओपेरा म्यूजिक में एक विधा होती है वोकल पोर्टामेंटो, यानी एक ही स्वर को यहां से लेके वहां छोड़ना। ये हमारे हिंदुस्तानी संगीत में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई खामी है, हमारे यहाँ नहीं है, यानी कोई कमी नहीं है, हर चीज की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो पोर्टामेंटो में आओ झूमे गाए, तो ये जो है ये आओ झूमे गाए, तो ये एक ही स्वर को यहां से लेके वहां फेंका, इसको पोर्टा ट्रांसपोर्ट किया। फॉल्सेटो भी, फॉल्सेटो तो अति उच्च तार सप्तक हो गया। अच्छा, सोप्रानो से ऊपर के स्केल को फॉल्सेटो कहते हैं। उसका भी बहुत अच्छा उपयोग किया है। तो ये अब जैसे वो आलम भी, तो ये पोर्टामेंटो अजब होगा वो ऐसे में
ये पोर्टामेंटो है, एक ही स्वर को फेंका है ऊपर, तो ये भी ओपेरा सिंगिंग है। एक ओपेरा का कारवा में उन्होंने बहुत अच्छा उपयोग किया था, नन्ना नन्ना रे नन्ना रे डड्डा रे ला 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 रे ला 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 रे ला 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 रे ला 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 रे ला 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 दैया रे दैया में। तो ये जो अंतरा सुनेंगे, मैं गा नहीं पा रहा हूँ ना, मेरी हैसियत है आशा भोसले जी का, तो उसमें आर्पेजियो गवाया है। व्हाट इज आर्पेजियो? एक स्केल में ऊपर से नीचे तक के जो 7 स्वर हैं वो आर्पेजियो कहते हैं। तो उस स्वरों में आशा जी ने उसको उतारा है, वो आर्पेजियो पूरा म्यूजिकल नोट्स को उतारा है उनने, तो वो बहुत अच्छा उनने किया। वो भी ऑपेरा म्यूजिक है, तो ऑपेरा म्यूजिक के कई उनने एक की मॉड्यूलेशन तो सीता गीता के उसमें भी किया है, कोई लड़की मुझे कल रात सपनों में, उसमें भी एक अंतरा के बाद एक गाना एक स्केल ऊपर चला जाता है। तो ऐसा उनने बहुत किया है, और ये सब ओपेरा म्यूजिक की चीजें हैं। एक उनने ओपेरा म्यूजिक में एक हुक होता है, हुक गाने को बांध के चलता है, इसको टेक्निकली लोग रोंडा बोलते हैं, म्यूजिकली RONDA, पर आप हुक समझें तो हुक भी बहुत अच्छी चीज है। और वो जैसे आप गाना सुनेंगे सत्ते पे सत्ता का, तुमने ना देता न रे दे दीवाना, हमने नारे ने समझ गए समझाना, टडंग चांग चटिंग चांग, वो जो कॉर्ड्स हैं वो पूरे गाने के मेलोडिक मीटर जब भी शुरू होते हैं वोकल लाइन, तो वो हुक आएगा आपका गिटार का, आप चलाएंगे गाना। सर इस गाने का विषय निकला है, तो इस गाने में ऐसा लगता है कि शुरू में तो बहुत बेस वॉइस में बिल्कुल, वो इसलिए बाद में जो जाता है उसमें प्रॉब्लम भी हुआ था, तो बहुत हाई पिच पे जाता है गाना। तो किशोर दा ने प्रैक्टिस में कहा कि ये गाना जो है, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, बहुत बेस में गया, क्या बहुत नीचे जा रहा है, मेरे से गाते नहीं बन रहा है। बोले पंचम दा आपको झक मार के, पंचम दा ने कहा किशोर दा आपको गाना ही पड़ेगा इस स्वर पे, क्योंकि एक अंतरा में चिल्ला के गा रहा हूँ, चाहे नारे नारे हो मजबूरी वाला जो मेरा अंतरा है, वो मैं चूंकि सोप्रानो पे गा रहा हूँ, तार सप्तक पे गा रहा हूँ, तो तार सप्तक यदि आपको मैं मध्य सप्तक दे दूंगा तो मेरा तो तार सप्तक हो ही नहीं सकता, अति उच्च हो जाएगा, वोकल पॉसिबल नहीं है। तो आपको मैंने मिडिल ऑक्टेव से नीचे लिया है, तभी मैं जाके वो वाला अंतर कर पाऊंगा, चाहे जो भी हो मजबूरी। वो नारे तारा जो किया है उनने, तो वीरा वीरा रा किया, तो वो सब वो गाना आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि उस सप्तक पे जाने के लिए सप्तक जरूरी था। तो ये 2 सप्तकों का मिलान तभी होगा जब उसकी स्टार्ट नीचे से हो। यदि आप उसका स्टार्ट बीच से कर देंगे तो वो फिर वो अंतर पॉसिबल नहीं। इस पे मेरे को बहुत अच्छा चीज याद आई कि विशाल भारद्वाज जी से पूछा था संगीतकार से पंचम दा के बारे में, तो उन्होंने बताया जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो हमको एक ग्रुप सॉन्ग गाना था, तो 10 लड़के थे, तो 10 से मैंने कहा कि अपनी अपनी पसंद के 2-3 गाने बताओ कौन से होने सकते। तो बोले मान लो 30 गाने आए, तो बोले 30 में से 24 से 25 गाने आर डी बर्मन साहब के थे, और 30 में से कम 6 या 8 बार यही गाना लिखा हुआ था, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। हाँ, ये गाने की खूबसूरती है। एक तो इसका हुक उनने और भी गानों में यूज किया है। अब वो पहने ने नार ने निशानिया डिटांग टा डिटांग टा डिटांग टा डिटांग टा डिटांग टा डिटांग नन्ने नारे नार ने नानर ने नाना मैं तुमको क्या कहूँ, ये हारमोनी दी उनने, दीवाना। तो उसमें आप ये पाएंगे ढटंग ता रेटंग ता ढिटांग ता टिटांग ता हटंग ता ढिटांग, तो ये हुक है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने भी यूज किया है, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी तू मेरे सपनों की, दिन, ये हुक है गाने का, पहचान है। वो हुक गाने को लेके चलता है, जैसे शिप को लेके चलता है। सर आपकी बातचीत और पंचम दा के बारे में इतनी जानकारी के बाद में मेरे को कम से कम, मैं पहले से ही मानता हूँ, लेकिन ऐसा 4 जीनियस माने जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, उसमें म्यूजिकल में 2 हैं, किशोर दा और पंचम दा, और गुरुदत्त और संजू कुमार, इन 4 लोगों को जीनियस माना जाता है। तो उन्हें क्यों जीनियस माना जाता है पंचम दा को, वो आप जब इतनी गहराई से और इतनी अंदर की बातें बता रहे हैं तब ये समझ में आता है कि वो क्यों जीनियस थे। जीनियस वही होता है जो कुछ नई चीज करे। एक सेट फॉर्मेट में सबके घर में जैसा काम हो रहा है वैसे ही मैंने किया, तो वो क्या जीनियस है। सबके घर में एक दरवाजा एक खिड़की है, और मैंने वो खिड़की की जगह ही बदल दी, दरवाजे की जगह ही बदल दी, और भद्दा भी नहीं लग रहा है। हाँ। सबसे अच्छी बात है कि भद्दा नहीं लगना चाहिए।
अटपटा नहीं लगना चाहिए, तो वो जीनियसनेस की निशानी है। सर पंचम दा के बारे में पर अब आखिरी तरफ जा रहे हैं उसके इस पूरे इंटरव्यू के, तो मेरा ऐसा सोचना है कि पंचम दा का बारे में जब तक कि 1942 लव स्टोरी के बारे में बात ना हो, क्योंकि उसके पहले एक ऐसा बहुत बुरा पेच आया था पंचम दा का कि काफी साल तक उनको बाद में गाने नहीं मिल रहे थे, फिल्म नहीं मिल रही थी, और रिकॉर्डिंग कंपनीज ने उनका बायकॉट कर दिया था, क्योंकि और उनके डेथ के बाद में ये फिल्म असल में रिलीज हुई थी, और फिर उसने ऐसे रिकॉर्ड तोड़े और ये बताया कि पंचम दा क्या बला है। तो वो थोड़ा सा कि जो बुरा समय होता है उसकी वजह से पंचम दा को क्या समस्या है, और उसकी वजह से कुछ मतलब आदमी की क्रिएटिविटी पे असर पड़ता है क्या? जी, बुरा समय जब उनका आया और लाइन से वो फिल्में फ्लॉप हुई, जिन फिल्मों के प्रोड्यूसर्स एस्टेब्लिश प्रोड्यूसर्स नहीं थे, वो दूसरे धंधों से आए थे, कोई चूरण बेचता था, कोई कुछ बेचता था, किसी की कोई दुकान थी, और उनको लगा फिल्म में अच्छे पैसे कूटे जा सकते हैं, तो थ्रिलर एक्शन इस टाइप की बहुत सारी प्लॉट्स लेके आ गए, और वो चली नहीं फिल्में नहीं चली तो म्यूजिक भी नहीं चला। अब जैसे आपका वो जीवा का तो गाना बहुत अच्छा है, रोज तो कितना चल रहा है, पर फिल्म नहीं चली। तो ऐसे बहुत सारे है कि गाने, फिल्म की भ्रूण हत्या हो गई तो गाना भी गया। तो हमारे यहाँ चलन पड़ चका कि यदि फिल्म नहीं चली तो म्यूजिक डायरेक्टर दोषी है, जबकि वो हीरो, हीरोइन और डायरेक्टर और स्टोरी ये भी दोषी थे, पर नहीं, उनको दोषी नहीं मानते हुए इनको फांसी दे दी गई, इन पर ठप्पा लग गया कि ही इज अ फ्लॉप डायरेक्टर। अब इस बीच में जब क्या होता है कि व्हेन यू ओपन अ विंडो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स वेटिंग टू एंटर इन द विंडो, प्रॉब्लम नेवर कम्स अलोन, एक अकेला नहीं आता, सब इकट्ठे आते हैं। और ये जब चलन शुरू हुआ तो इसी के साथ साथ लोगों ने उनको श्रापित म्यूजिक डायरेक्टर समझना शुरू किया कि अरे यार ये मनहूस है। रिकॉर्ड कंपनियों ने वही रिकॉर्ड कंपनियां जो खड़ी रहती थी वो पंचम दा के म्यूजिक पे लाखों रुपया एडवांस देने को तैयार रहती थी, वही कन्नी काटने लग गए। और जब ये अभिशप्त हो गए तो इसके साथ साथ हमारे जो इनके साथ के जो म्यूजिशियंस थे, हमारे सीनियर्स, उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो धंधा करने आए थे, रोजी रोटी कमाना है, आज आपके यहाँ काम नहीं तो मुझे उसके यहाँ जाना पड़ेगा जिसके यहाँ काम है, तो वो आ गए, काम तो ढूंढने आए थे। पंचम दा के साथ जीने मरने की कसम तो जिनने खाई थी वो भी काम ढूंढती थी, उनको भी गाना गाना पड़ा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के यहाँ, जिनकी शादी हो चुकी थी उनसे, आशा जी की, वो ऐसा तो नहीं कहेंगी या किशोर दा की नहीं, पंचम दा के ही साथ गाऊंगा, नहीं तो मैं भप्पी लहरी जी के गाने ही नहीं गाऊंगा, उनने भी दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों के गाने गाए ना। तो पंचम दा को एक के बाद एक आघात लगना शुरू हुआ, अभिशप्तता का लेबल लगा, म्यूजिशियन भी उसी समय छोड़ गए, काम कम हुआ तो बाकी के जो रात दिन के सिंगर्स थे उन्होंने भी किनारा कर लिया। साथ में उनकी टीम में जो कुछ लोग थे, नाम तो मैं नहीं लूंगा, विवादास्पद बात हो जाएगी, पर कुछ लोगों ने उनका स्टॉक बेचा, जो स्टॉक में ढेर सारा स्टॉक है, स्टॉक ट्यून्स, बैकग्राउंड म्यूजिक्स हैं, वो बेचे और उससे धुनें बनी है। और ऐसा कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है उस जमाने का जो जितने अपकमिंग है जो इनसे इंस्पायर्ड नहीं था। तो आज की तरफ हाँ, आज भी है, उनसे सभी बोलते हैं, सभी इंस्पायर्ड है कि इनका रिदम ले लो पंचम दा की स्टाइल से, हारमोनी ले लो पंचम दा की स्टाइल से, कटिंग करो गाने की। तो वो हुआ, तो ये एक साथ चीजें हुई, लोगों का विश्वास, अवहेलना, लोगों की बेरुखी, अपने लोगों की बेरुखी, फिर अपना स्टॉक चोरी होकर चला गया, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, साथ ही साथ बाईपास हो गया, बाईपास होने के बाद आपके ये सब घोर निराशा में आप अनकंट्रोल्ड सिगरेट पी रहे हैं, अनकंट्रोल्ड ड्रिंक कर रहे हैं। ऐसे में 1942 का आना एक भगवान की तरफ से संकेत था कि नहीं, तुम अभी चुके नहीं हो, तुम हो। और भगवान की तरफ से इसलिए संकेत था कि पंचम दा का हृदय भगवान का मंदिर था। उनके हृदय में कभी भी आपने नहीं सुना होगा उनने किसी लड़की को एक्सप्लॉइट किया, फ्लर्ट किया, किसी को भी शोषण किया, किसी का भी, लड़कों का भी और लड़की का भी। इवन मैं तो ये तक कहता हूं कि जूनियर म्यूजिशियंस को स्टाइपेंड मेरे विचार में सिर्फ वही देते थे उनके जो। सर मैं इसी पे बिल्कुल, आपने मेरा जो मैं विषय चाह रहा था उसी को पकड़ा। तो मैं बाकी जितने भी संगीतकार हैं उनके साथ में जो बजाने वाले साजिंदे थे उनके नाम रेयरली किसी के कोई एक दो मालूम होंगे, पर नए पंचम दा में क्या खासियत थी कि पंचम दा के साथ में भले होमी मुल्लन जी हो, गजमेर जी हो, भूपेंद्र सिंह जी हो, अमृत राव काटकर, मारुति राव जी की, ये सारे के सारे जो है वो सब नाम, भानुदा हो, तो ये सब नाम इसलिए क्योंकि उनका शायद बाकी के म्यूजिक डायरेक्टर अपने घरों में म्यूजिशियंस की एंट्री
नहीं होने देते थे, क्योंकि उनकी परिवार था, फैमिली थी। फैमिली कहती थी भाई स्टूडियो में हो गया ना काम, अब घर में आया तो घर में बैठो यार। नहीं मतलब स्नेह बहुत था उनका। नहीं स्नेह था, पर ये बात भी ध्यान दें कि उनके घर में कोई फैमिली नहीं थी, कोई महिला नहीं थी घर में। तो हॉस्टल का अड्डा था, दरवाजा खोला, जिसकी मर्जी आया पड़ा। जैसे हॉस्टलों में होता है, लोग बैचलर्स के घर में जाते हैं, कोई अपने हाथ से पानी पीने लगता है, कोई चाय बनाने लगता है, कोई कहीं लेट जाता है। तो वो पूरा टीम वर्क था, सब वहीं पड़े रहते थे, रात को घर जाते थे अपने जब जाना होता था, अदरवाइज सुबह से शाम तक तो सब यहीं जमे रहते थे। पर दूसरों के घर में संभव नहीं है कि लक्ष्मीकांत जी के यहाँ या कल्याण जी के यहाँ उनके बीवी बच्चे भी थे ना। और शायद सर ये भी तो होगा ना कि जैसे क्या होता है कि एक म्यूजिशियन सब उनको याद करते हैं, जितने म्यूजिशियन मैंने सबके इंटरव्यू सुनते रहता हूँ, तो वो इसलिए भी कि उनको उन्होंने बहुत फ्रीडम भी दे रखी थी कि तू तेरे हिसाब से बजा। बाकी सब जगह ऐसा था कि मैं जो कह रहा हूँ वही बजाना है आपको। तो उस वजह से भी अब जैसे बज्जी लाड सर थे, वो हमेशा कहते हैं कि पंचम दा की रिकॉर्डिंग के पहले एक रात को मैं सो नहीं पाता हूँ। क्यों? बोले इतना नर्वस हो जाता हूँ, क्योंकि ये 100% तो है कि ये बोलेंगे कि यार बंजी तुमको शुरुआत इस गाने से करनी है, रिदम कुछ नया करना है। तो क्या नया करना है ये नहीं बताते थे, वहीं मुझको भी आनी चाहिए वो बात, तो ही हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल सत्ते पे सत्ता में अचानक रिकॉर्डिंग के पहले इन्होंने कहा कि बज्जी इस गाने की शुरुआत तुमको करनी है, दिलबर मेरे। अब बोले मैं क्या करूं यार इसकी शुरुआत, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से करो। नहीं, बोले इसको तुमको शुरुआत करनी है, मैं इतनी सी हिंट दे रहा हूं तुमको कि हमारा जो हीरो है वो काउबॉय है। काउबॉय नहाते नहीं है, और उस दिन वो हीरोइन के चक्कर में नहा के आता है। तो तुमको काउबॉय का सिग्नल देना है। तो बज्जी लाड सर को दिमाग में आया कि काउबॉय ड्रम्स के पार्ट में काउ बेल होती है ऊपर, जो हमारा जैज ड्रम होता है उसमें जो टॉम होता है, किक होती है, बास ड्रम होता है, ऊपर एक जो गले गाय की गले में जो घंटी बनती है उसको काउबेल बोलते हैं, वो भी रहती है। अच्छा। टिक टिंग टिक टिंग टिक टिक टिंग। तो इस गाने की शुरुआत टिक 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 टिंग टिक 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 टिंग टिक टिंग वाव वाव से ऐसी शुरुआत हुई है। दिलबर मेरे क्या सुना, उसका जो प्रील्यूड है उसमें काउबेल से शुरुआत करी है, दिलबर मेरे कब तक मुझे, वो आप लोग सुने तो उसमें काउबेल से शुरुआत हुई है। काउबेल के बाद फिर वो सिंथेसाइजर आता है, वाह 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 करके आएगा, फिर वो हे लला 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 ला तररा तरा ररा 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 रा वो भी आता है। वो भी इंस्पायर्ड ट्यून थी, और वो ट्यून सजेस्ट करी थी मिसेस सिप्पी ने, यानी इनकी पहली वाइफ थी जो गीता सिप्पी जी, उनने सजेस्ट करी थी कि ये मैंने सुना है मीटर, तो वो मीटर दिया उनने, और ये जमेगा, उसका टेम्पो वॉल्ट्स में उनने रख के किया था। तो अब जैसे ये उनको रहता था कि यार तुमको उसको इस स्टाइल से बजाना है, तुम उसको ऐसे, इसमें फ्लूट से शुरू करना है आपको। अब फ्लूट से करना है पर बता नहीं रहा है कि क्या करना है, तो फ्लूट से भी आपको करना है और फ्लूट से ही आपको शुरुआत करनी है फॉर एग्जांपल, तो आप कैसे करेंगे फ्लूट से? तो ये सब आपके कार्यक्रम के लिए मैंने कुछ नोट्स किए हैं, आप अलाउ करें। अब जैसे ए आओ ना गले लगाओ ना, उसकी शुरुआत देखिए फ्लूट से, इंग्लिश फ्लूट, ब्रास फ्लूट बोलते हैं जिसको, कंसर्ट फ्लूट, उससे हुई है। आओ ना गले, उसकी जो शुरुआत का प्रील्यूड है तो वो है। फिर कुछ तो लोग कहेंगे कि भी आप हरिप्रसाद जी ने अपने मन से जो शुरुआत की तुमको बजाना है, इसमें कुछ तो लोग कहेंगे। चिंगारी कोई भड़के में फ्लूट से शुरुआत हुई है। कोई लड़की की शुरुआत वो इंग्लिश फ्लूट से हुई है। पास आओ ना की शुरुआत रोनू मजूमदार जी ने कितनी अच्छी करी है, पास आओ ना, उसकी जो शुरू का जो बास गिटार बजा है, टडंग डंग तड़ंग टडंग डंग तड़ंग, उसके बाद जो फ्लूट बजी है रोनू मजूमदार जी की। फिर कतरा कतरा में भी बहुत अच्छा फ्लूट से शुरुआत करी है। मेरा कुछ सामान में ये ऐसे पीसेस हैं कि फ्लूट से उनने खुद ही लिबर्टी दी कि यार तुम अपना इसमें करो। अब जैसे अकॉर्डियन है, अकॉर्डियन बॉम्बे टू गोवा में गाना देखा ना है रे सोचा ना, उसमें स्क्रीन प्ले है कि अचानक हीरो विलन के हाथ में पिस्टल देखेगा पेपर के पीछे। उन्होंने केसी लॉर्ड जी को कहा कि यार इसकी ऐसी शुरुआत करो तुम अकॉर्डियन से कि लोगों को डर लगे, तो उनने अकॉर्डियन से करके उसमें कॉर्ड दिया है। फिर उसके बाद वो अमिताभ बच्चन उठ के हे करके करेगा, और फिर कॉन्गो शुरू होगा, देखा ना है रे सोचा। तो वो आप देखा ना है रे सोचा का आप कॉर्ड देखें तो वो आर.डी. बर्मन ने कॉर्ड बजा के नहीं बताया कि ये कॉर्ड से शुरुआत करो, ना अरेंजर ने बोला, ये सब लिबर्टी है।
वाह सर, क्या बात है। मैं समझ सकता हूँ कि यदि अगर अपन यहाँ पे 3 4 5 घंटे या 2 पूरे 24 घंटे ही बैठे तो वो विषय, हम कहते हैं ना हरि अनंत हरि कथा अनंता, और तो हमारे गीता में कितने अध्याय हैं? शायद 18 अध्याय हैं। 19वां अध्याय तो इसमें शुरू हो सकता है भारतीय संगीत पे और खासकर पंचमदा पे। तो सर आज जो है मतलब आपने जो मतलब आपसे बातचीत करने में तो ये समय कम ही पड़ेगा हर बार, मुझे ये समझ में आ गया है। हमारा विषय ही इतना विस्तृत है। नहीं सर, विषय तो विस्तृत है, पर विषय के बारे में इतनी जानकारी जिसके पास है वैसे व्यक्तित्व कहाँ अवेलेबल है। आपके पास इतना ज्ञान है कि मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि ये जो लाल किताब आप देख रहे हैं, ये लाल किताब कोई मामूली किताब नहीं है। ये मतलब इस किताब से पंचमदा के ऊपर कम से कम 3-4 लोग पीएचडी कर सकते हैं, एक नहीं 4 लोग पीएचडी कर, इतना रहद इसमें लिखा हुआ है। अभी इन्होंने सिर्फ 4 सब्जेक्ट उठाए, इसमें A to Z है इसमें A to Z तक का अलग अलग सब्जेक्ट, और किसी अल्फाबेट पे तो 4-4 सब्जेक्ट भी है जी। तो ये तो बहुत लंबा है। पर चूंकि ये प्रेरणा हमको आप जो श्रोता और दर्शक जो थे जिन्होंने इतने सारे ढेरों कमेंट किए हमारे पहले पॉडकास्ट में, ये उससे मिली, उससे हमको जो बोलते हैं ना एनर्जी आई। तो और आप लोगों ने जो जिज्ञासा उसमें पूछी है, और अभी भी आप बिल्कुल बिंदास पूछिए, लेकिन वो संगीत से रिलेटेड होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। हाँ, निगेटिव ना हो। हम चाहते हैं कि आपकी जिज्ञासा को हम शांत करें। हम मतलब विनीत सर, मैं तो सिर्फ बीच की कड़ी हूं ताकि उनसे पूछूं, अधिक से अधिक आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी दूं। तो विनीत सर, आज आपने जो हमें समय दिया, और सबसे मेन चीज कि हमारा दूसरा ही पॉडकास्ट मतलब साक्षात संगीत के ईश्वरी हैं पंचमदा, उनके बर्थडे के लिए बन रहा है। जी, तो ये 27 जून को उनका, तो ये हमारे लिए मतलब ये उनका एक आशीर्वाद है, उनका एक बोलते हैं आदेश भी है कि लोग जनता के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए अपन अच्छी कुछ चीजें पेश करें। इसलिए आप अपन बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे नहीं है, कम से कम इस मामले में कि मैं प्रश्न उत्तर और ये सब पंचामृत के नाम से ये कार्यक्रम निःशुल्क करता हूँ। अच्छा। और ऑल ओवर इंडिया में अभी मैं 5-6 जगह कर चुका हूँ। इसका टाइटल ही पंचामृत है, और पंचामृत हमारे सनातन संस्कृति का एक शब्द है। हाँ। वो पंचामृत ही है, अमृत है। जितनी बार भी आप पियो तो आपको आयु देता है, बल देता है। आपको भी विदेशों से फोन आए, वहां विदेशों से कमेंट आए जी। और मेरे को भी काफी लोगों के फोन आए, मैसेजेस आए इसी बारे में कि हमको उनसे मिलना है, उनकी कौन सी किताब है। तो वो किताब भी मैं निश्चित रूप से मैंने सब इकट्ठा कर रखा है, वो जरूर निकलेगी। लेकिन किताब से ज़्यादा इफेक्टिव मुझे ये जरिया लगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो जो भावनाएं हैं और वो जो नोट्स वगैरह वो बहुत क्लियरली मैं भी चाहता हूँ कि हमारे जो नक्षत्र संगीतकार हैं, मैं 2 प्रोग्राम करता हूँ, एक तो पंचामृत और एक मैं करता हूँ सोने के सुर। सोने के सुर इज ए बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द हिंदी सिने म्यूजिक। हमारे यहाँ राइट फ्रॉम मोनोफोनी टू होमोफोनी टू पॉलीफोनी टू ये जो हुआ, कैसे कैसे हर म्यूजिक डायरेक्टर ने इसमें अपना वैल्यूएट किया, मतलब दशकों के हिसाब से हर दशक में क्या तो वो मैं करता हूँ। और एक कार्यक्रम में कोई लाभार्थ के लिए नहीं करता हूँ, इसमें कोई आर्थिक लाभ नहीं है। मुझे आनंद आता है। पंचमदा की कृपा से इस सब का उनने पेमेंट मुझे पहले ही कर दिया है, और इतना अच्छा कर दिया कि उसका ब्याज खा रहा हूँ मैं, और बढ़िया खा रहा हूँ, चक्रवर्ती ब्याज खा रहा हूँ। तो सर मैं चाहता हूँ कि बस अपने बिल्कुल अधिक से अधिक एपिसोड बने, और अधिक से अधिक जानकारी, जो आपकी खुद की इच्छा है कि जो संगीत के प्रेमी हो उन तक ये सारी जानकारियां पहुंचना चाहिए, तो उसका हम सेतु बनेंगे। जो भी आपने कहा था ना कि इंटरलूड में मुखड़े और अंतर के बीच में एक ब्रिज रहता था, तो हम वो ब्रिज बनने का प्रयास कर रहे हैं कि इस चीज को आगे तक ले जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत आगे अपन और अच्छे सभी श्रोताओं को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन भी करूंगा, और आप लोगों से विनती करूंगा कि हमारा हिंदी सिने म्यूजिक हम सबकी साझा धरोहर है। आप सब इसको आनंद लें और कंपैरिजन में ना पड़े कि कौन अच्छा कौन बुरा है, दाल अच्छी है कि रोटी अच्छी है, कि ज्वार की रोटी अच्छी कि गेहूं की, सबका अपना अपना महत्व है, सबका अपना है, ये कंपेयर नहीं कर सकते। गुरु ग्रंथ साहब, रामायण, गीता हम सबकी साझी धरोहर है। कुरान भी ले लें, सभी अच्छी पुस्तक है। किसी को आप यू कैन नॉट कंपेयर कि ये ज्यादा अच्छा है वो है, कंपेयर ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।